फर्स्ट इंडिया न्यूज पर बजट को लेकर महाकवरेज सुबह से जारी है। बजट से पहले भी और अब बजट जब आ चुका है तो कितना ये खास बजट रहा, किसको कितनी राहत मिली, इस पर लगातार चर्चा जारी है। महाकवरेज जारी, हमारे सहयोगी लगातार साथ बने हुए हैं। मेरी सहयोगी श्वेता वो भी साथ जुड़ गई है। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल पूनम, देखिए वर्चुअली ग्राफिक्स के जरिए तो आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया कि हर एक सेक्टर में क्या क्या बातें यहाँ पर रखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। देखिए इसमें हम बहुत ज्यादा घोषणाओं का इंतजार कोई नहीं कर रहा था। सबको पता है कि अंतरिम बजट है, ज्यादा कुछ होना नहीं है। इलेक्शन के बाद जो बजट नई सरकार लाएगी वो अहमियत रखेगा, लेकिन उद्देश्य जरूर यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने तय किया कि सरकार का लक्ष्य क्या है, कैसे पिछले 10 सालों में जब कमान 2014 में नरेंद्र मोदी ने संभाली थी तो कितना मिसमैनेजमेंट पिछली सरकार का था, फिर हमने कैसे चुनौतियों का सामना किया, कितने बड़े अहम फैसले लिए इन 10 सालों में। तो जिक्र सिर्फ इन 5 सालों का कार्यकाल का नहीं हुआ, जिक्र पिछले कार्यकाल का भी हुआ और कुल एक दशक यानी इन 10 सालों में देश की तस्वीर तकदीर को कैसे बदला और कैसे लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है, तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया गया। लेकिन उम्मीदें क्योंकि देशवासियों की रहती है बजट से ही, और जो बजट तय होता है उसके आधार पर ही आगे सब कुछ तय होता है। लेकिन अभी तो सरकार तय करना है और ऐसे में अंतरिम बजट में तो ज्यादा कुछ ऐलान नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। चलिए चर्चा हम इस पर करते हैं और सबसे पहले हम उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हैं, एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ पंकज सोनी जी हैं, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और साथ ही हमारे साथ हैं आरपी विजय जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और आरसी चौधरी जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले एक बार हम पॉलिटिकल तौर पर यानी राजनीतिक तौर पर एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। आरपी विजय जी, अंतरिम बजट पेश हुआ, तैयारियां सरकार की हैं आने वाले चुनाव को लेकर, उसके बाद पेश होने वाले बजट को लेकर भी यहाँ कॉन्फिडेंस नजर आया है, लेकिन कितना अहम ये बजट रहेगा आने वाले वक्त में, या अगर हम सरकार की बात कर ले, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़े तय कर रखे हैं जो जिक्र संसद में बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने बताया। श्वेता जी, सर्वप्रथम तो फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। आपने बताया बजट एक्चुअली ये इंटरिम बजट है, इसमें बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं होने वाली थी, बट फिर भी जो बजट की मेन जो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। बेसिकली मोदी जी हो चाहे निर्मला सीतारमण जी हो, वो कभी भी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए बात नहीं करती, वो 10 साल के लिए या 25 साल के लिए बात करते हैं और वही विजन होना चाहिए। आज उसके लिए उन्होंने कहा है कि मेन जो कही है उन्होंने कि 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड जो दिया है वो अनुसंधान और रिसर्च और अनुसंधान के लिए दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज को, और सभी कोई डिफेंस में हो, इंडस्ट्रीज में हो, सब जगह किस तरीके से हमारी कॉस्ट बच सकती है, किस तरीके से हम रिसर्च लगा करके अनुसंधान करके हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उसके लिए कॉर्पस फंड दिया है। और वो कॉर्पस फंड युवाओं के लिए है। बेसिकली इससे 1 करोड़ युवाओं को ये पैसा मिलेगा और इस 1 करोड़ युवाओं के लिए ये मान के चलो कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि आज की तारीख में वो लो इंटरेस्ट है या नील इंटरेस्ट पे जो पैसा मिलेगा वो लो इंटरेस्ट और नील इंटरेस्ट पे मिलेगा। इसी तरीके से हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर में 2 लाख करोड़ अलग से 2 करोड़ मकान अलग से बना जा रहे हैं। उसी तरीके से आज ये जो कहा इन्होंने कि आने वाले टाइम में जो ये फ्रेट कॉरिडोर बनाया है या जो स्पेशली जैसे सीमेंट के लिए है, एनर्जी के लिए है, उस तरीके से रेलवे के कॉरिडोर बनाए हैं जिससे एक्चुअली लॉजिस्टिक की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और आवागमन बहुत सुगम हो जाएगा। उसी तरीके से जो चीज़ें हैं, इनकम टैक्स में जो बड़ी बात करी है इन्होंने, 1962 से लगा के 2008-9 तक कोई डिमांड थी, उसको 25,000 रुपये तक की कोई डिमांड है तो उसको पूरी की पूरी कोई ख़त्म कर दिया जाएगा। अननेसेसरी ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर अन्याय हो रहा था। दूसरी चीज़ कि 2009 से 2014 के बीच में अगर कोई डिमांड बाकी है तो उसके भी 10,000 रुपये पर पर्सन पर एसएससी वो माफ़ हो जाएंगे, या जो 10,000 तक के, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 10,000 तक के जो है वहाँ तक के माफ़ हो जाएंगे। इससे कम से कम 1 करोड़ व्यक्तियों को, 1 करोड़ निर्धारियों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है आरपी विजय, यानी कि लक्ष्य आगे के लिए यहाँ पर तय कर दिया गया है। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। आरसी जी, देखिए अगर बजट होता तो बहुत कुछ होता कि क्या देना चाहिए था, क्या नहीं दिया, या क्या जो दिया है उसे कैसे पूरा करेंगे, लेकिन अब क्योंकि अंतरिम बजट है तो घोषणाओं का तो इंतजार या उम्मीद कोई कर नहीं रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन कांग्रेस इस अंतरिम बजट को कैसे देखती है, क्योंकि लक्ष्य यहाँ पर आगे के लिए तय किया गया है और उपलब्धियां पिछले 10 साल की बताई गई हैं। मिसमैनेजमेंट की बात कही पिछली सरकार में, यानी
कि यूपीए गवर्नमेंट की, और उसे कैसे चुनौतियों के तौर पे देखा, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया निर्मला सीतारमण ने। तो कांग्रेस कैसे देख रही है, पहला रिएक्शन तो ये चाहेंगे। श्वेता जी, मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस बजट को लेकर जब चर्चा होती है, चाहे 2019 का अंतरिम बजट हो चाहे आज का हो, लेकिन ये बजट के तौर पे वोट ऑन अकाउंट के तौर पे देखा जाता है। आप कह रहे हैं कि वोट ऑन अकाउंट है, इसलिए इसके अंदर कोई विशेष घोषणाएं नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री जी का एक जीके का प्रश्न सिर्फ इस बजट मात्र से बना है कि किसी सरकार के अगर पूर्णकालिक जो पूरे जो बजट हैं, अगर वो पेश करने वाले अगर एक कोई महिला है तो वो निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा इस बजट की अगर कहीं पे आपको उपलब्धियों के तौर पे दिखाया जाएगा तो वो लोग जो कोट पहन के और सूट बूट के जो लोग हैं वो इसकी प्रशंसा करते नजर आएंगे। लेकिन इस बजट के अंदर इस दीर्घकालिक जो विजन के तौर पे या फिर अमृतकाल के बजट के अंदर इस देश के गरीब का, युवा का, किसान का, महिला की कहीं पे भागीदारी नज़र नहीं आती है। ये तमाम जो पिछले 9 बजट उन्होंने पेश किए, उन बजट का लेखा जोखा उसको वापस गिनाने का काम निर्मला सीतारमण जी ने किया, लेकिन इस बजट के माध्यम से देश के भविष्य की तस्वीर क्या है, सरकार की योजना क्या है, उसको लेके कोई जिक्र नहीं था। आप और हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें देश की इकोनॉमी के हालात की चर्चा होती है, देश के भविष्य को लेके विजन होता है, लेकिन इकोनॉमिक रिव्यू इन्होंने एक बुकलेट के तौर पे निकाला जिसके अंदर पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार के साथ में इन्होंने तुलनात्मक दी। तुलनात्मक देना तो जनता के पास में है, क्योंकि तमाम आपने जो बजट पेश किए वो बजट सामने है, लेकिन आपका भविष्य के लिए विजन क्या है, वो विजन इस बजट के माध्यम से कहीं नज़र नहीं आया। देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, उसका समाधान नहीं आता। महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, उसका कोई विजन सामने नहीं आता। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने नया कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इस देश का जो सरकार का खजाना भरने का काम इस देश की निचले तबके की 50% आबादी करती है, जो सबसे अधिक उसका योगदान है, उसका इस बजट के माध्यम से देने का कोई नज़र नहीं आया। तमाम जो सूट बूट के जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए वो इस बात को नहीं पूछते। यानी आप ये कह रहे हैं कि विजनरी गवर्नमेंट है, ये बात ये कह रहे हैं, ये बात ये कहते हैं कि युवा, महिला, किसान हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन उनके लिए आगामी सालों के लिए, यानी अगर विजन के तौर पर देखा जाए तो भी आप कह रहे हैं कि कुछ नजर नहीं आता है। नरेश जी, इसी से जुड़ा सवाल। देखिए, कांग्रेस तो कहती है कुछ नजर नहीं आता, और आज जो बजट पेश किया गया उसमें वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आगामी अगर हम सालों की बात करें, क्योंकि हम जब विकास की बात करते हैं तो हमारे लिए प्राथमिकता सिर्फ विकास करना नहीं है, युवा है, महिला है, ये प्राथमिकता में है, किसान प्राथमिकता में है। तो जो विजन दिखाया गया है 2047 तक की जब बात की जाती है, तो क्या वाकई में इनके लिए कुछ नहीं है? क्योंकि सरकार तो ऐसा दिखा रही है, बता रही है कि आने वाली सरकार में भी जब हम आएंगे तो हम क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, 2 तरह की बातें हैं श्वेता। एक कि लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसी है वो क्या है, और एक अभी मुझे क्या मिला। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती है बजट से। लॉन्ग टर्म के माध्यम से ऐसे बताया कि 2047 का विजन दिखाया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से मजबूत है, तब तक का भारत किस तरह का होना चाहिए और उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसको लेके बजट में बताया गया है। और बजट के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही है, तब भी उन्होंने कहा कि हमने भविष्य के भारत को देखते हुए काम किया है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब बजट पेश होता है तो हर जो सामान्य नागरिक है, हर जो व्यक्ति है, चाहे वो सैलरीड व्यक्ति हो, गरीब है, युवा है, महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो सबसे पहले ये सोचती है कि इस बजट से मुझे, मेरे परिवार, मेरे घर को क्या मिला, क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो ये 2 तरह की बातें इसमें होती है। तो ये सही है कि अंतरिम बजट था, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा कुछ घोषणा होने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मुश्किल से 58 मिनट का शायद ये बजट भाषण रहा था। तो महंगा सस्ता तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई टैक्स बढ़ाया है, ना कोई टैक्स घटाया है, इसलिए कोई महंगा सस्ता नहीं हुआ। बात जो 4 जो जातियों की पहले बात की थी कि युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है, इनकी बात की थी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इनको लेके एक आवास की जो बात ज़रूर की गई है, युवाओं के लिए आईटी की बात की गई है, लेकिन युवाओं को रोज़गार किस तरह दी जाए, नौकरी कितनी होगी, क्योंकि युवा जो है वो सीधा सीधा ये सोचता है कि किस सेक्टर में मुझे कितनी नौकरी मिलने वाली है। घरेलू महिला है, ये सोचती है कि क्या मेरा घर का जो बजट है वो कम हो पाएगा, क्या सस्ता कुछ हो पाएगा, क्या दूसरी जो लोग बात करते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, इनमें क्या कोई कमी है। तो इस तरह की जो बातें, चूँकि अंतरिम बजट है, ये मानते हैं कि अंतरिम बजट जो होता है वो सिर्फ सरकार का 2-3 महीने का खर्चा निकालने का एक बजट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ घोषणाएं जो की थी, आयुष्मान भारत को जो योजना है उसको लेके घोषणा की, उसका दायरा
जो है वो नहीं बढ़ा, हालांकि उसमें ये बढ़ाया गया है कि अब जो आशा सहयोगिनी है उनको भी मिलेगा। तो जो उम्मीदें कुछ थी कि इस बजट को लेके क्या कुछ इस तरह घोषणा हो सकती है, जी, जी। जो इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एक अगर हम सीधी सी कैलकुलेशन करें जो सबसे कम आय के जो है, तो उनको अगर वो कोशिश करें तो 7 लाख और 7.5 लाख रुपए तक वो बिना टैक्स के रह सकते हैं। तो जो बड़ी बात है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है, जो नेता है, वो इस बजट की तारीफ करेंगे, कांग्रेस का काम है उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि विजन रखने की बात प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन तात्कालिक कोई राहत अगर आम लोग सोचे, गरीब की जो बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, वो राहत अनुदान कह सकते हैं इस तरह की विशेष तौर पे वो नहीं है। एक जो प्लानिंग जो है, जो महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी सोलर को लेके, सोलर एनर्जी को लेके, बिजली को लेके, वो जरूर एक अच्छी घोषणा कही जा सकती है कि अगर कोई वो प्लांट लगाता है अपने घर पे, जो प्रधानमंत्री ने अयोध्या मंदिर के बाद घोषणा की थी, तो 300 यूनिट फ्री बिजली, यानी फ्री का कहीं जिक्र आया है तो बिजली को लेके आया है। ठीक है, बिल्कुल। और निर्मल जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल रहेगा कि फ्री बिजली की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ आवास हम देंगे, हमारा लक्ष्य है, और साथ ही 1 करोड़ लोगों को हम फ्री बिजली भी देंगे 300 यूनिट तक। अब बिजली वो देंगे कैसे, क्योंकि जब इससे पहले भी दूसरी पार्टियां, क्योंकि चुनाव में होता है लोक लुभावन, आप ऐलान करते हैं तो हम फ्री मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त का राशन देंगे, बहुत मुफ्त की चीज़ें दी जाती है, लेकिन इसका विरोध किया जाता है। इसका कहा जाता है कि आप ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही आप राहत देने की बात करते हैं और हम परमानेंट राहत की बात करते हैं। तो ये जो एक लक्ष्य लेकर चल रही है गवर्नमेंट, इसका पूर्णकालिक राहत कैसे मिलेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो? देखिए श्वेता, ये अंतरिम बजट था और संविधान के अनुच्छेद 116 में साफ है कि जब अंतरिम बजट होता है यानी आप लेखानुदान लेते हैं, अगले तिमाही के लिए आप लोकसभा चुनाव से पहले जो 3 महीने जो आपके पास हैं, उन 3 महीनों में आप देश को चलाएंगे, उसके लिए कितना खर्च आपको करना है, एक अनुमानित खर्च को आप अनुमोदित करा लेते हैं सदन में। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चली, और चूंकि आम भ्रांति ये रहती है ना, बजट आ रहा है तो उसको बजट के रूप में ही देखा गया, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसा अभी नरेश ने भी कहा कि 2047 को ध्यान में रख के कि विकसित भारत की परिकल्पना कैसे साकार हो, उसको लेकर के बात की गई है। 6 सेक्टर ऐसे हैं जिन पे जरूरत भी थी और जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उनमें किस तरह की राहत दी जाए, उनमें बजट प्रावधान बढ़ाया जाए, ये बहुत उसमें देखा गया है। एनर्जी सेक्टर की हम बात कर रहे थे, जैसा कहा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, यानी आप पहले सोलर ऊर्जा को आप उसको सब्सिडाइज, जो सोलर ऊर्जा है आप उसको यूज करें, उसके बाद आपको 300 यूनिट बिजली का दिया जाएगा। एनर्जी सेक्टर ऐसा है, देखिए मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें श्वेता साफ तौर पर एनर्जी सेक्टर के लिए लिख रखा है कि पहले 54,989 करोड़ रुपए का प्रावधान था एनर्जी क्षेत्र के अंदर, ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, अब उसको बढ़ा करके 76,302 करोड़ कर दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री का एक विजन है कि वो चाहते हैं कि हम परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी तरफ लौटें, यानी कि हम सौर ऊर्जा की तरफ लौटें, हम पवन ऊर्जा से किस तरह से ऊर्जा की जा सकती है, क्योंकि कोल का एक निश्चित भंडार है हमारे पास, तो हम कब तक कोल पे या दूसरे संसाधनों से हम ऊर्जा बनाने की बात सोचेंगे। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यही की कि आप सौर ऊर्जा का, क्योंकि ये भविष्य की ऊर्जा है, सतत ऊर्जा है जिसका हम इस्तेमाल करें, तो परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों की तरफ हमको लौटना पड़ेगा। यही कारण है कि उसमें 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया। दूसरा जो सेक्टर आता है वो होता है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में, अगर सबसे ज्यादा अगर महंगा कोई अगर आम इंसान को पड़ता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के सेक्टर की हम सीधे तौर पर बात करते हैं, तो पिछली बार जो प्रावधान था 79,281 करोड़ रुपए का था, जिसको सीधे तौर पर बढ़ा करके 90,171 करोड़ रुपए का कर दिया गया, जिसमें टीकाकरण की बात भी थी कि किस तरह से सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करके उसका टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही 9 से 14 वर्ष की 9 से 14 बालिकाओं के लिए टीकाकरण की बात भी बिल्कुल। कही गई। इसी के साथ जो मैं जिस तरह से बात कर रहा था कि हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा था, और साथ में एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है, शिक्षा, जिसको लेकर के कि लगातार प्रधानमंत्री भी कोशिश करते रहे कि इसको बढ़ाया जाए। इसका दायरा था पहले 1,08,878 करोड़ का, जिसको 1,24,000 करोड़ से ज्यादा का कर दिया गया है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सेक्टर में उन्होंने पैसा बढ़ाने की कोशिश की, और उन्होंने 2 चीजें बहुत बड़ी बात की, जैसे मैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर पर्यावरण को संरक्षित रखना है यानी स्वयं को संरक्षित रखना, जिस तरह से कोरोना ने हमको चुनौती दी थी, तो उन्होंने कहा कि एक तो ई व्हीकल्स का किस तरह से ज्यादा उपयोग किया जाए, एक डेडिकेटेड जो जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उसमें भी एक ई व्हीकल के लिए एक डेडिकेटेड लाइन बनाई जाए, तो ई फ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि
पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। इसी कारण से उन्होंने 3 जो कॉरिडोर की बात की, रेल कॉरिडोर की, उसमें एक कॉरिडोर राजस्थान को भी मिलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा सीमेंट की हम बात करते हैं तो देश का 70% सीमेंट का उत्पादन हम करते हैं, तो हमें उस कॉरिडोर का भी लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना और उनको किस तरह से विकसित किया जाए ताकि जनता के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ ना हो, एक पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हम तेजी से काम करें। यही कारण था कि उन्होंने जो ई व्हीकल्स हैं उसके अंदर सब्सिडाइज जो योजना की बात की, उसको एक लॉन्ग टर्म के अंदर देखा गया है कि आप ई व्हीकल्स का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना पर्यावरण ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो परंपरागत स्रोतों को ज्यादा समृद्ध करने की, ज्यादा सशक्त करने की इसमें प्रयास किया गया है। रोड सेक्टर को बढ़ाएंगे, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की है। उन्होंने कहा है 2 टियर और 3 टियर के जो शहर हैं उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, यानी कि हमको पर्यटन व्यवसाय, ये तमाम जो व्यवस्थाएं, इनको सुदृढ़ करना है। यही कारण है कि एंट्रिम बजट है, क्योंकि 3 महीने के प्रावधान, जब जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक ऐसा बजट आएगा जो जनता के हितार्थ, उसमें बहुत सारी योजनाएं जिनका न केवल उनकी घोषणा की जाएगी, उन योजनाओं को आगे भी बढ़ाया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि अंतरिम बजट है, इसमें लक्ष्य तय कर दिया गया है और सरकार ये बता रही है कि हमारा लक्ष्य साफ है, तय है और वो जनता को भी दिखा दिया गया कि विजन हमारा वास्तव में है क्या, ताकि अगर हमें मौका मिले तो आगे चलकर हम कुछ कर सकेंगे। लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। विमल जी भी हैं, पंकज जी भी हैं। चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ओवर टू यू। बिल्कुल दीपिका, देखिए समझा तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दिया है अपने लक्ष्य को भविष्य के मद्देनजर, 2047 के मद्देनजर, लेकिन एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले भी विमल जी, आपसे ही सवाल था ब्रेक में जाने से पहले, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि ये हमेशा से प्रायोरिटी में रहा है और बड़ी बात ये है कि हम अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं और हर एक सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते किसी एक सेक्टर को बहुत ज़्यादा हाइप दे दें और दूसरे को टच ना करें। यही वजह है कि हर सेक्टर को बैलेंस करने की भी कोशिश की जाती है। विकास के लिहाज से बात करें, 2047 के जो लक्ष्य को तय किया है या आगामी सालों में कैसे और ज़्यादा देश की तस्वीर को बदलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना अहम योगदान रहेगा जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है, इस लिहाज से अगर बात करें तो? देखिए, हम जब भी विकास की बात करेंगे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जैसे पीएम ने भी कहा था कि 11% के आसपास बजट में बढ़ोतरी की गई है, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट होगा तो निश्चित रूप से जो बुनियादी ढांचा हमारा है, जिसके आधार के ऊपर डेवलपमेंट की बुनियाद खड़ी होगी, वो निश्चित रूप से मजबूत खड़ी होगी। जहाँ तक इस बजट की बात करें, इस बजट को लेकर के सुबह भी हमने चर्चा की थी। उस चर्चा में यही था कि बहुत सारी उम्मीदें लेकर के लोग बैठे हुए थे। उसके पीछे कारण ये था कि 2019 में जब 2019 में जब पीयूष गोयल साहब ने जब अंतरिम बजट पेश किया था तो उस बजट में काफ़ी सारी घोषणाएं हुई थी। वैसी घोषणाएं इस बजट में नहीं हुई, चूँकि 2019 का बजट भी लोकसभा चुनाव से पहले का बजट था और ये अंतरिम बजट भी लोकसभा चुनाव से पहले का बजट था, इसलिए उम्मीदें काफ़ी थी। लेकिन इन उम्मीदों पर यह बजट अभी फिलहाल खरा नहीं उतर पाया है, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी थी, जिसमें टैक्स स्लैब में चेंज होने की भी उम्मीद थी। इसके अलावा जीएसटी को लेकर के भी काफ़ी उम्मीदें थी कि जो डिस्क्रिपेंसीज चल रही है उन डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए सरकार कुछ संकेत दे। हालांकि ये माना जा रहा था कि इस बजट में ऐसी घोषणाएं नहीं होगी, लेकिन संकेत जरूर मिल सकते थे। जैसा कि आरपी विजय साहब ने भी बताया कि इस बजट के अंदर जो पुराने मामले हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स में 25,000 रुपये तक की जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, उन मैटर्स को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है। इसके अलावा 10,000 रुपये तक के जो मामले हैं उन मैटर्स को समाप्त करने की घोषणा की है। इन दोनों चीज़ों को जरूर ये माना जा सकता है, अगर टैक्स की दृष्टि से देखें तो ये एक सकारात्मक कदम है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा वो ये चाहूँगा कि 11 बजे जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण शुरू किया था, उस समय बीएसई सेंसेक्स 400 पॉइंट के ऊपर था। जो जब बजट भाषण खत्म हुआ था वो घट के माइनस में 69 पॉइंट्स पे चला गया और अभी इस समय भी माइनस में है। अर्थात चूंकि शेयर बाजार को इकोनॉमी का बैरोमीटर कहा जाता है और इस बजट के जो असर है वो असर इकोनॉमी का जो बैरोमीटर कथित रूप से शेयर बाजार है वो दर्शा रहा है कि इस बजट को इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट या निवेशक किस तरह से देख रहे हैं। तो ये जो बजट है, इस बजट को लेकर ये कहा जा सकता है कि उम्मीदें बहुत थी, लेकिन अभी फिलहाल जो रोड मैप सामने आया है उस रोड मैप में इन उम्मीदों को पूरा होने की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है।
आपने भी जिक्र किया कि जो निर्मला सीतारमण जी का जो बजट भाषण था वो 58 मिनट्स का था। तो मैं कुछ आंकड़े और दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिसमें निर्मला सीतारमण जी का जो भाषण 2021 में उन्होंने दिया था वो 2 घंटे और 40 मिनट चला था, और 2020 में जो भाषण था बजट भाषण वो 2 घंटे 17 मिनट चला था, और 1977 में हीरूभाई पटेल ने जो अंतरिम बजट पेश किया था वो केवल 800 शब्दों का था। तो ये एक दिलचस्प आंकड़े थे जो मेरे पास उपलब्ध है, मैंने कहा दर्शकों की जानकारी दी जाए। जी श्वेता जी। बिल्कुल बिल्कुल विमल जी, बेहद अहम जानकारी, क्योंकि सबकी नजरें भी शेयर मार्केट पे रहती है, लेकिन अगर असर पड़ा है तो कितने देर तक इम्पैक्ट इसका रहेगा ये भी देखना होगा। हालांकि ये पूर्णकालिक बजट होता तो और ज्यादा सोचने की जरूरत थी, लेकिन अगर ये अंतरिम बजट है जिस तरह से, उसे लेकर देखना होगा कि कितना लंबा ये इम्पैक्ट करेगा, असर करेगा इस पर। लेकिन पंकज जी, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये विकास की गारंटी है ये, और गारंटी सरकार दे रही है, लक्ष्य हमने तय कर दिया है। हेल्थ सेक्टर की बात करें, जिस तरह से सड़क का भी हमने बात की, रेलवे की बात की, विमानन सेवाओं में किस तरह से यहाँ पर विकास किया गया है। तो क्या माना जाए कि ये जो विकास किए जा रहे हैं, जो लक्ष्य तय किया गया है, वो साफ दर्शा रहा है, क्योंकि अंतरिम बजट है इसलिए हमने कुछ ज्यादा घोषणा नहीं की, वरना लक्ष्य हमारे तो बहुत बड़े हैं। देखिए, जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, वो अपने भाषण से पहले उन्होंने कहा कि हमने जो अंतरिम बजट की परंपरा को कायम रखते हुए हम ये अंतरिम बजट पेश करने जा रहे हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा कोई लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर था, और बजट आने से पहले भी क्लियर था, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा कुछ कहने के लिए सरकार के पास होता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बजट है उसमें सरकार ने पिछले सालों में क्या किया उसको बहुत क्लियर तरीके से बताया गया, और सरकार आने वाले समय में किस तरफ फोकस करने जा रही है ये भी बहुत क्लियर किया गया। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बात कह चुके थे कि हम 4 जातियों के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। उनके नज़र में जो 4 जातियाँ उन्होंने बताई, किसान, युवा, महिला और ये लोग थे, 4 जातियाँ। तो उसी पे गरीब, तो ये 4 जातियों पे इन्होंने पूरा फोकस रखा। उन 4 जातियों को ही फोकस में रखकर अंतरिम बजट इसको पेश किया गया। लेकिन इसमें दिलचस्प से जो 2-3 बातें रही, एक अंतरिम बजट पेश किया गया उसमें राम मंदिर का जिक्र भी हुआ, और उसके साथ लक्षद्वीप जैसे बंदरगाहों का भी जिक्र हुआ। बिल्कुल। हाल ही में एक बड़ा विवाद चला था मालदीव और लक्षद्वीप को लेके, सब लोगों ने देखा भी उसको, सोशल मीडिया पे भी वो विवाद काफी रहा। लक्षद्वीप को लेके इंडिविजुअल घोषणा करी सरकार ने, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए बड़ा बजट दिया जाएगा। तो कुल मिला के इस बजट को माने तो जो आने वाला चुनाव है उसको देखते हुए भी सरकार ने अपना विजन इसमें रखा है, और जो किन मुद्दों पे सरकार आने वाले चुनाव में जाएगी उसको भी बताया है, और क्या सरकार कर चुकी है उसको भी सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बजट के माध्यम से जो अपना है लोकसभा में रखा है। जी जी बिल्कुल। योगेश जी, क्योंकि देखिए अलग अलग सेक्टर की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो अहम ये है कि अब चुनाव है, चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वो पूर्णकालिक बजट यहाँ पर पेश करेगी, और इसलिए अंतरिम बजट है। बार बार ये कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा कुछ हम घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन वित्त मंत्री ने 10 सालों का भी जिक्र यहाँ पर कर दिया। इसका असर आने वाले चुनाव की बात कर लें या लोगों के जहन में कैसे रहने वाला है? देखिए श्वेता, साधा गया है यहाँ पर आधी आबादी मतलब महिलाएं और युवा वर्ग, ये 2 वर्ग ऐसे हैं जो चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा बीते लोकसभा चुनाव में ये दोनों वर्ग नरेंद्र मोदी को आकर्षित करते रहे, और इन दोनों वर्गों ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। तो सामाजिक सरोकारों के जरिए, रोजगार के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो रोजगार के सृजन मजबूत होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। नारी को अगर कुछ देना है तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से उन्हें संबल बनाना, तो उसको यहाँ साधा गया। पिछले और भी बजट में, जैसा विमल जी कह रहे थे, और भी बजट जो बीते आए हैं उन तमाम बजट्स में हम देखें तो सोशल सिक्योरिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार ने साधने का काम किया है, क्योंकि राजनीतिक अर्थशास्त्र से लोकतंत्र के इस बजट को जोड़ना बहुत ज़रूरी होगा। और पूरा सिनेरियो अगर हम देखें तो इस वक्त राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जिस तरह का वातावरण बना है, तो मुझे लगता है केंद्र की मोदी सरकार ने कोई अति विशेष अंतरिम बजट देने के बजाय अभी उसी पर फोकस किया है कि हमारा जो मूल जो सब्जेक्ट है वो राम मंदिर है, और उस राम मंदिर के ज़रिए
तमाम वर्गों को, खास तौर से बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक को साधने का काम बहुत आसानी से अगले लोकसभा चुनाव तक हो जाएगा। और यही कारण है कि बजट की जो व्याख्या है, उस बजट में आपने देखा होगा दिलचस्प तरीके से इस बार रक्षा बजट को बहुत आगे बढ़ाया गया और बड़ी संख्या में बढ़ोतरी जो रक्षा बजट में, उसका मकसद भी यही है। इस बार पूरा दक्षिण एशिया के अंदर भारत को महाशक्ति बनाना, वो नरेंद्र मोदी का सपना है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कैसे विश्व गुरु बने, लेकिन पहले अपने कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया उस नज़रिए से पूरी दुनिया को दिखे कि वो महाशक्ति बन चुका है। चाइना को पीछे छोड़ चुका है, आबादी में तो छोड़ चुके हैं, लेकिन हमें आर्थिक शक्ति बनने में अभी चाइना से बहुत ही कड़ा मुकाबला करना होगा और अगले कई साल लगने हैं। 47 तक तो पहुंचेंगे, तब तक काफ़ी कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो उस दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, निर्मला सीतारमण का जो विज़न दिखा वो यहाँ पर नज़र आया है। बहरहाल ये कहा जा सकता है श्वेता कि एक बहुत ही तकनीकी तौर पर यहाँ पर सामाजिक सरोकारों के ज़रिए बड़ी तादाद में महिला वोट बैंक हुआ, चाहे हम रिजर्वेशन के जरिए साधा गया हो, पहले महिलाओं को चुनाव में आरक्षण के जरिए साधा गया हो, और अब अलग अलग तरह के जो लखपति दीदी जैसी योजनाएं जो लुभाती हैं महिलाओं को, उसके ज़रिए साधा गया हो। और युवा जो नव मतदाता है, वो मतदाता जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, वो अगर ग्रेजुएट होने के बाद उसके परिवार में या उसके खुद के लिए रोज़गार बहुत ज़रूरी है, चाहे स्टार्टअप के जरिए हो, चाहे सरकारी नौकरियों के जरिए हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के जरिए हो, तो उस वर्ग को साधने का काम यहाँ पर किया गया। क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार की बात राजस्थान में भी की जा रही है, तो उस डबल इंजन की सरकार राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, जहाँ अभी हाल ही में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, सरकारें बनाई हैं, तो इन नॉर्थ इंडिया या हिंदी पट्टी के राज्यों में फिर से कैसे मजबूती के साथ तमाम सीटें बीजेपी जीते, उसका पूरा खाका भी इस बजट में दिखा है। बहुत सारे अगर हम सेक्टर्स देखें तो इन चुनावी राज्यों में को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद देगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। यह अंतरिम बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को और उसकी रूपरेखा रखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। और वो भी हमने देखा। लेकिन चलिए, क्योंकि हम चर्चा लगातार जारी रखे और हमारे साथ मैं आपको रूबरू भी करा दूं, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन हैं। स्वागत है मनीष जी आपका। देखिए, अहम सोलर की जब हम बात करते हैं तो वो सरकार के लिए बहुत ही प्रायोरिटी में, और इसलिए कहा भी गया कि सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली यहाँ पर मिलेगी। मुफ्त बिजली का जिक्र यहाँ पर किया है, लेकिन साथ ही साथ सोलर पैनल की भी कितनी इंपॉर्टेंस है सोलर की अब के वक्त में अगर हम बात करें तो, और जो सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है उसे कैसे देखते हैं आप? सोलर से रिलेटेड जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आपको बताना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने पिछले कुछ सालों में सोलर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम आज सोलर या रिन्यूएबल सेक्टर से उत्पन्न होने वाली बिजली का परसेंटेज हमारा 22% से ज़्यादा हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हम लोग ले रहे हैं। हमारे देश का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का सन 2030 तक का रखा है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 500 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल का लक्ष्य है, जिसमें से 292 गीगावाट सोलर का है।
और जो अभी हाल में कुछ पिछले हफ्ते जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है 1 करोड़ घरों पे जो सोलर पैनल लगाने की, ये योजना डेफिनेटली इस सेक्टर को और आम आदमी को और आम उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा बूस्ट देगी। हमारे को उम्मीद है इसकी अभी डिटेल्ड अभी आने वाली है कि इसको किस तरीके से लगाया जाएगा। हाल में इस रूफटॉप सोलर में ऑलरेडी सब्सिडी अवेलेबल है, लेकिन सरकार इस सब्सिडी को 1 करोड़ सोलर पैनल के जो सूर्योदय योजना है उसके तहत निम्न मध्यम वर्ग आय के जो लोग हैं उनके घरों में सोलर पैनल सब्सिडाइज रेट पे या जो पॉलिसी के तहत मुफ्त में या किस तरीके से लगाए जाएंगे उनकी अभी घोषणा और होगी। लेकिन हमारे को जो उम्मीद है कि इस 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगने की योजना से देश के अंदर सोलर सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आएगा। और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सोलर पैनल या सोलर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश इस समय दुनिया में 2nd नंबर पे है। चाइना नंबर 1 पे है नो डाउट, उसके बाद हम लोग 2nd नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। और इस सेक्टर में अगले कुछ सालों के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश अपने देश के अंदर आ रहा है। सरकार ने ऑलरेडी PLI स्कीम घोषणा करी हुई है। 2 साल पहले PLI स्कीम की घोषणा करी थी सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। उसका असर हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा और सन 2026 तक हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट तक सोलर मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे। तो ये बहुत बड़े इकोसिस्टम को जनरेट करेगा। इसमें हजारों और लाखों की संख्या में नई नौकरियों का सृजन होगा। और सबसे बड़ी चीज़ अभी एक साहब ने कहा कि आज शेयर मार्केट ने इस बजट को किस तरीके से लिया। ये बजट के जो आने से सेंसेक्स के पॉइंट प्लस या माइनस ये एक डेली का चलने का विषय है। हमारी कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ साल पहले देखें तो इंडिया का BSE NSE दुनिया में 7वें या 8वें नंबर पे था। आज हम 4थे नंबर पे हैं। आज हम हमारे से आगे जापान, चाइना और अमेरिका है। तो आज हम 4थे नंबर पे अगर देश का शेयर मार्केट या इसका जो पूरा वैल्यूएशन है, तो ये डेफिनेटली जो सरकार की अभी योजनाएं चल रही हैं उन्हीं की बेनिफिट लेते हुए कर रहे हैं। और हम एक MSME कंपनी की होने के बाद जब हमने अपने आप को कंपनी को अपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया, तो आज सरकार की अलग से योजना है कि MSME कंपनी भी अपनी वर्किंग कैपिटल या कैपेक्स की रिक्वायरमेंट के लिए अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे BSE NSE पे लिस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन इस रिगार्डिंग जो सरकार कोशिश कर रही है या जो लक्ष्य लेकर चल रही है, आपको लगता है कि ये एफर्ट्स सही है या फिर आपको लगता है कि कुछ और किया जाना चाहिए या कर सकते हैं? देखिए, एफर्ट बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, बस इनका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। एफर्ट में कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में रहता है, क्योंकि ये सोलर का जो इम्प्लीमेंटेशन है सेम सेंटर की पॉलिसी है, लेकिन स्टेट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टेट्स को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर मैं आज बात करूं तो हम अपने पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन में हमारा देश डेफिसिट में, हम शायद 51वें या 52वें नंबर पे है पूरी दुनिया में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। अगर किसी भी तरीके से सोलर या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को हम लोग बहुत तेज़ी से उपयोग में ला पाएँ, जिसमें EV भी एक बहुत बड़ा इसका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी रहेगा, तो हम बहुत तेज़ी से अपने आप को जो इलेक्ट्रिकल डेफिशिएट है पर कैपिटा का, इसको हम कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि फॉसिल फ्यूल से बनने वाली एनर्जी की या बिजली की सोर्स की एक लिमिटेशन है। कोयले की कमी और बाकी चीज़ों की कमी आपको पता है आए दिन समस्या होती रहती है। और अगर हम राजस्थान के हिसाब से बात करें तो आज हमारा प्रदेश राजस्थान सूरज की रोशनी में हमें बहुत अच्छा वरदान मिला हुआ कि हम साल में लगभग 300-325 दिन सूरज की रोशनी पूरे प्रदेश में रहती है। तो जो राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको हम सोलर से घर घर में अगर सोलर लगेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज भी कर सकते हैं। और आम जन भी अब सोलर की अहमियत को समझ रहा है, सरकार समझ रही है और इसलिए इसे प्रायोरिटी में लिया भी जा रहा है। RP विजय जी, सवाल वही ब्रेक पे जाने से पहले जो मेरा सवाल था, क्योंकि ये चिंता RC चौधरी जी ने भी जताई थी कि चलिए ठीक है, बहुत सारी योजनाएं, घोषणाएं, बड़ा लक्ष्य, सब कुछ ठीक है, लेकिन बात सीधे तौर पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्यों नहीं होती? श्वेता जी, प्रधानमंत्री जी ने 4 जाति गिनाई है, उसके अंदर युवा है, नारी शक्ति है, किसान है और गरीब है। आप देखेंगे ये बजट जो बना है वो इन्हीं के इर्द गिर्द बना है। नारी शक्ति के लिए उन्होंने जो लखपति दीदी बनाना था 2 करोड़ का, वो 50% बढ़ा करके 1 करोड़ और बढ़ा दिया है, उसको 3 करोड़ कर दिया गया। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाया है, और वो युवाओं के लिए ही है बेसिकली, जो रिसर्च के लिए काम लेंगे, किस तरीके से हमारे कॉस्ट को कम किया जाए, किस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम में मजबूती लाई जाए, किस तरीके से हम रिसर्च में पैसा खर्च करके लागत को कम करें। तो उसके लिए युवाओं के लिए कर दिया। तीसरी चीज़ जो किया गरीब के लिए,
गरीब के लिए अब सभी को पता है कि जो सोलर की बात हो रही है, 1 करोड़ घरों में सोलर लगाए पैनल लगाए जाएंगे। साथ के अंदर उनको 300 यूनिट, अगर 300 यूनिट तक का उनका खर्चा है तो वो तो फ्री कर दी जाएगी और बाकी का वो पैसा उसमें लगा करके बेच भी सकते हैं। 15,000 रुपये से 20,000 रुपये साल की उनको बचत भी हो जाएगी। रही बात किसानों की, तो आप सभी को पता है कि डीएपी के जिस तरीके से यूरिया में उन्होंने चेंजेज किया, उसी तरह से डीएपी में लाना चाह रहे हैं और 4 करोड़ फार्मर्स को फसल बीमा का बेनिफिट दिया है, जिससे बहुत बड़ा एक्चुअली क्या उनके हमेशा हमारी रही है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कि ये हम इसकी प्राइस को मतलब जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाने का काम है या इनको जो इनकी इनकम डबल करने का है उसके लिए ये काम किया है। ठीक है, तो आप सभी को साधा है, सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो आपको पता है कॉरिडोर स्पेशली बनाए गए हैं। उन्होंने एयर जो 2 टियर और 3 टियर है आरसीजी उनको भी जोड़ना है, ये वाले। ठीक है, आरसीजी संतुष्ट है इस जवाब से? श्वेता जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से 2014 में सरकार में आई उसके बाद में उसने दीर्घकालिक बजट के अंदर लक्ष्यों को लेकर चर्चा की है। उनका कहीं पे भी आप इस तरीके से नहीं पकड़ सकते, चिट भी उनकी, फंड भी उनका। भारतीय जनता पार्टी कभी 25 साल का करती है, कभी 45 साल का करती है और कभी अमृतकाल को लेकर 75 साल की लक्ष्य की योजनाएं बनाती है। यहाँ चैनल पे बैठे बहुत से साथियों ने सोलर ऊर्जा को लेकर जिस प्रकार का जिक्र किया कि 3 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगेंगे, कब पैनल लगेंगे, कब बिजली मुफ्त होगी, क्या उन पर सब्सिडी होगी, क्या सब चीज़ें होंगी, ये एक छुपा हुआ रहस्य है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपने तमाम बजट्स के अंदर देखा होगा, सरकार के जो यूएनओ के जो समिट्स हैं उनके अंदर भी जब हमारा नेशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि 2030 तक हमें कार्बन एमिशन है वो 45% कम करना है और 2050 तक हमारा लक्ष्य है कि नेट जीरो जो कार्बन एमिशन होना चाहिए, उस लक्ष्य को लेकर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा, फॉसिल फ्यूल से हटना होगा, ईवी व्हीकल्स पे जाना होगा। अब ईवी व्हीकल्स की तरफ कैसे शिफ्टिंग हो, किस प्रकार से उनकी कॉस्टिंग है, तमाम सब चीज़ों की चुनौतियां हैं। अगर इस पे नहीं जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर भारत को कार्बन एमिशन जो टैक्स के तौर पे लोगों पे जितना बोझ पड़ेगा वो सबके सामने। इसलिए ये आज की चर्चा नहीं है, ये हर बजट की चर्चा है और हर बजट में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर लक्ष्य हमें 45% कार्बन एमिशन कम करना है, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भी अगर गिनती हो तो भारत के 20 शहर आज भी सबसे अधिक प्रदूषित हैं, इसलिए हमें इसकी तरफ बढ़ना ही होगा। लेकिन रोजगार को लेके ये कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगा रहे हैं, उससे रोजगार का सृजन होगा। इससे पहले जो बजट था उसमें 10 लाख करोड़ की चर्चा की, उससे पहले जो बजट था उसमें 7.5 लाख करोड़ की चर्चा की, लेकिन उस सबमिशन के अंदर कहीं ये नहीं दिखाया गया कि जो लक्ष्य हम लेके चले थे उस लक्ष्य का हमने क्या अचीवमेंट किया। रोजगार की जब ये बात करते हैं तो मैं ये आपके सामने बताना चाहूँगा कि CMIE के जो डाटा है वो ये बताता है कि 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता हासिल की थी उस समय बेरोजगारी की दर 5.4% थी। अक्टूबर 2023 में ये बेरोजगारी की दर बढ़ के 10.04% हो गई। NSSO जो सरकार का आंकड़ा होता है वो ये बता रहा है कि 45 साल के अंदर सर्वाधिक अगर बेरोजगारी का कोई अचीवमेंट किया तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया। और नेता ये कहते हैं कि रोजगार की और भारतीय जनता पार्टी के और सूट-बूट के लोग ये बोलते हैं कि रोजगार की उम्मीद सरकार से मत कीजिए, स्वयं रोजगार पैदा करने वाले बनिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप एक तरफ स्किल इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक बार मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। आप लगातार बजट्स के अंदर देखेंगे, जीडीपी के अंदर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार घट रहा है और 13% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन घटा है। PLI स्कीम की चर्चा करते हैं, बाहर से आप रॉ मटेरियल बुलाएंगे और यहाँ पे असेंबल करेंगे। PLI से किसको लाभान्वित कर रहे हैं? PLI का इनोवेट तभी हो पाएगा जब यहाँ पे हमारे MSME है उनको बाध्य करेंगे कि उनसे 50% आपको मटेरियल खरीदना है। आप विदेशों से अगर कोई मटेरियल यहाँ पे मंगा के और असेंबल करें तो मुझे लगता नहीं कि देश के युवा को रोजगार मिल पाएगा। जी बिल्कुल, आपने अलग अलग समस्याओं को भी उठाया कि ये चीजें होनी चाहिए, इस सेक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए। मनीष जी, इसी का जवाब जरूर आपसे चाहूंगी। जो चिंता भी व्यक्त की है RCG ने कि ठीक है लंबा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन हर बजट में ये चर्चा का विषय होता है, हर बजट पे इसे सम्मिलित किया जाता है, लेकिन कहाँ कितना पूरा किया गया ये तस्वीर साफ नहीं हो पाती। देखिए, इसमें अगर मैं स्पेशली सोलर की परिचर्चा की बात करूं तो सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे इस अंतरिम बजट को लेकर। माफ कीजिए मनीष जी, उस वक्त आपको रोका था, बिल्कुल जवाब चाहेंगे आपसे।
जो बात कर रहे थे हम सोलर की, तो सोलर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे हम अभी रूफटॉप सब्सिडी की बात करें, वो रूफटॉप सब्सिडी ऑलरेडी प्रोसेस में है और तीनों डिस्कॉम में ऑलरेडी उससे हज़ारों की संख्या में उपभोक्ता उसका फ़ायदा ले चुके हैं, जिसमें 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40% और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% रूफटॉप के ऊपर सब्सिडी है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने डीबीटी स्कीम करी है। डीबीटी स्कीम में जो सब्सिडी है वो उपभोक्ता के अकाउंट में 1 महीने के अंदर डायरेक्ट उसके अकाउंट में पहुंच जाती है। तो इससे लगभग अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है 25,000 से ज़्यादा राजस्थान के घरों पर ऑलरेडी इस स्कीम के तहत सोलर पैनल लग चुके हैं। इसके अलावा जो 3 बड़ी योजनाएँ हैं जो भारत सरकार की पिछले कई सालों से कार्यरत हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा लाभार्थी है किसान। कुसुम स्कीम का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। कुसुम में 3 कंपोनेंट है, कुसुम कंपोनेंट ए, बी एंड सी। कुसुम कंपोनेंट ए में किसान अपनी जो ज़मीन है उस पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पैनल लगा के और उससे जो उत्पन्न होने वाली बिजली है वो उसको संबंधित राज्य सरकार को बेचेगा, जिसके तहत राजस्थान में 600 मेगावाट से ज़्यादा के पीपीए किए गए थे और उसमें लगभग 200 मेगावाट के आसपास इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं और ये सारा की सारा लाभान्वित है इससे डायरेक्ट किसान। दूसरा कुसुम कंपोनेंट बी है, जिसमें कि किसानों की जो खेतों पर लगी हुई पंपें हैं उनको पंपों को सोलर पैनल की पंपों में उस योजना के तहत उसको चेंज किया जाएगा और ये पूरे देश की 5 साल की 17.5 लाख सोलर पंपों की योजना है चेंज करने की और उसमें भी राजस्थान लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा पंपों की टेंडर्स हो चुके हैं और उनका वो कार्य इस समय चल रहा है। तीसरा है कुसुम कंपोनेंट सी। इसमें भी सेम ये, इसमें इस स्कीम में किसान और डेवलपर मिलके कोई भी सोलर पैनल का प्लांट जो सरकारी सिस्टम में टेंडर्स के थ्रू निकलता है 500 किलोवाट से लेकर 4 मेगावाट तक का अपनी ज़मीन पर लगा सकते हैं और उसकी बिजली वो सरकार को, संबंधित सरकार को बेच सकते हैं। तो ये 4 योजनाएं ऐसी हैं जो कि 4 योजनाएं डायरेक्ट इस समय पिछले कुछ सालों से कार्यरत है। इससे हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसानों को और आम उपभोक्ता को फ़ायदा मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है। बिल्कुल, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए मनीष जी, क्योंकि जो फायदा मिल रहा है, आपने जो बेहद अहम जानकारी दी, लोगों तक जब ये जानकारी पहुंचे तो लोग और जुड़े और ज़्यादा इसे लेकर जागरूक हो ताकि इसे बढ़ावा मिल सके और जुड़ सके इससे। निर्मल जी, देखिए हम अलग अलग सेक्टर की तो बात कर रहे हैं और सोलर ऊर्जा को लेकर जिस तरह से प्राथमिकता में है और रिएक्शंस भी जो आ रहे हैं वो भी इसे प्रायोरिटी से ले रहे हैं, लेकिन एक अहम सेक्टर है, हम अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर, पर्यटक को लेकर, पर्यटन को लेकर, क्योंकि कितना भी कुछ कर लिया जाए, ये सब जो विकास होता है बाद में सरकार को रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो टूरिज्म है और वो तभी आ सकता है जब इसे और मजबूत किया जाए। तो इसे लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या फिर अगर हम योजनाओं की बात कर लें या कितना फोकस इस पर किया जा रहा है? देखिए श्वेता, देश दुनिया के अंदर इस समय सबसे बड़ा जो हमारा कोई टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर हो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जिस तरह से पिछले दिन उनको लक्षद्वीप को प्रमोट करना था, खुद पहुंचते हैं, स्कूबा डाइविंग वहां पर कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने तमाम तरीके एक्टिविटीज़ की ताकि उसको प्रमोट किया जा सके। और ये बात सही है, आज किसी भी बॉलीवुड स्टार की बात करें या किसी खेल जगत की हस्तियां, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारा युवा, वो इन दो को ही अपना आइकन मानता था। अगर उसको किसी तरह का हम एडवर्टाइज के जरिए उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो इन सब पे भारी है। यही कारण है कि वो खुद आगे आकर के उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम इस बजट की बात करें, देखिए बजट तो श्वेता घर की बात तो ये है कि 9 दिन पहले जो राम बजट आया ना, उससे बड़ा कोई बजट ही नहीं है। वो तो 22 तारीख को आ चुका राम मंदिर के तौर पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई। और देखिए सदियों का इंतजार था, 500 वर्ष का इंतजार था, 500 वर्ष का बजट तो हर साल आना है, हर साल चला जाना है, हर साल घोषणा होंगी, लेकिन इसको भाजपा और केंद्र सरकार किसी भी तरह से विस्मृत नहीं करना चाहती आम जनमानस की स्मृति से, क्योंकि जो राम बजट जो आया ना, निश्चित तौर पर ये बहुत लंबा काम आने वाला है ऐसी। और इस निश्चित तौर पर अगर इस बीच में बजट आ जाता, कुछ घोषणाएं होती, तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर वाला जो मुद्दा था उसको विस्मृत करने की भाजपा को सियासी उसका नुकसान उठाना पड़ता। अब वापस हम टूरिज्म पे आते हैं, तो देखिए G20 का आयोजन इसीलिए किया गया और G20 के जो तमाम जो आयोजन थे, देश के ऐसे 60 बड़े शहरों को चुना गया जिनमें टूरिज्म को प्रमोट करना था, क्योंकि देश में 20 ऐसे राज्य हैं जिनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं टूरिज्म से अफेक्ट करती है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में 30 से 35 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हुए हैं। तो यही कारण है कि 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण इस बार पर्यटन सेक्टर में, यानी ऐसे वो 20 राज्य जिनमें 2 से लेकर 6,000 करोड़ रुपए तक उस राज्य को मिलेंगे। वहां कोई भी टूरिज्म यूनिट खोलना चाहता है, कोई भी नई एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको ब्याज मुक्त, एक सर्टेन उसकी सीलिंग 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख उसकी सीलिंग हो सकती है। एक सर्टेन टाइम होगा, 1 या 2 या 5 साल में आपको चुकाना है और कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर पर्यटन उद्योग को इससे बहुत जबरदस्त एक बूस्ट आएगा, ट्रैवल ट्रेड। और वैसे भी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस बार 18 करोड़ पर्यटक आए, बहुत बड़ी बात है 2023 के अंदर। उससे पहले 10 करोड़ 87 लाख आए थे, उससे पहले सिर्फ 2 करोड़ थे। तो ये जो
तेजी से राजस्थान के अंदर हम बात करें, अगर टूरिज्म का विकास हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा अब जो केंद्र ने जो आज जो जिस तरह की बजट में घोषणा की अंतरिम बजट में, इसका फायदा भी राजस्थान को मिलेगा। और देखिए, समुद्र को रेल से जोड़ने की, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 टियर और 3 टियर जितने भी सिटीज हैं उसमें एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की है। तो निश्चित तौर पर पर्यटन को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। राजस्थान की एसजीडीपी की भी बात करें 10% से ज्यादा उसका योगदान उसमें पर्यटन सेक्टर का है। ऐसे देश की स्थिति जिनमें 20 राज्यों की बात कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर G20 पहले करना, उसमें 60 ऐसे शहरों को चुनना जहां पर उनको प्रमोट करना था। उसके बाद डेनिस फ्रांसिस जो यूएनओ के जो प्रेसिडेंट है उनको यहां पर लाना, खासकर जयपुर लाना, उनको बताना कि हमारा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। उसके बाद इमैनुअल मैक्रो को, फ्रांस के राष्ट्रपति को यहां लाना, क्योंकि वो सामरिक रूप से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमारे लिए टूरिज्म या व्यापार की दृष्टि से बात करें या सूचना संचार क्रांति की बात करें उसकी दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इमैनुअल मैक्रो को यहां पर लाना, उसके बाद उनको गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर उनको मुख्य अतिथि बनाना, निश्चित तौर पर इसके पीछे एक विदेश नीति का सबका हिस्सा था। और कहीं ना कहीं इसका लाभ एक पर्यटन सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि जिन 20 देशों में जिन 60 शहरों के अंदर G20 के प्रतिनिधि गए, वहां निश्चित तौर पर अपने अपने देशों में जाएंगे तो उसको प्रमोट किया उन्होंने। उसी का कारण है कि राजस्थान के अंदर, अगर हम पूरे देश और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 66% और पूरे देश के अंदर 34% विदेशी पर्यटकों का आगमन बढ़ा है। राजस्थान के अंदर 328%, माफ कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक साल में विदेशी पर्यटक 328% अगर उसमें वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सोची समझी रणनीति थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम आएगी। पहले से ही स्वदेश दर्शन योजना चल रही है, पहले से ही प्रसाद योजना चल रही है, अब स्वदेश दर्शन 2 लेके आ रहे हैं। और ये जिस तरह की घोषणा उन्होंने की है, लक्षद्वीप को लेकर उन्होंने जिस तरह की घोषणा की है, इस बार हो सकता है कुछ नई साइट है जिसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके जरिए उन्होंने उस बहबूदी की परिकल्पना की है कि हर एक किसी भी प्रदेश के जो खासकर 20 जो ऐसे राज्य हैं उनके प्रत्येक तीसरे नागरिक को पर्यटन से जोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर एक दीर्घगामी सोच है जो 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका सहयोग मिलेगा। बिल्कुल नरेश जी, बजट में विकसित भारत को मजबूत करने की गारंटी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब गारंटी तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे स्तर पर बात की जाए, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये लोकसभा चुनाव रहने वाला है? अगर इस अंतरिम बजट की बात कर लें या अभी राम मंदिर का जो इतना बड़ा उत्सव हुआ है, क्योंकि ये सभी अहमियत रखेंगे लोकसभा चुनाव में। बजट और चुनाव, मुझे लगता है कि फिलहाल इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि अगर अब परिप्रेक्ष्य बदला है भारतीय राजनीति का, तो एक समय था, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि तब बजट के आधार पे सरकारें तय होती थी, अब मुद्दों के आधार पे सरकारें तय होती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की नब्ज को अच्छी तरह टटोल रखा है। इसलिए आप देखिए कि जो बजट आ रहे हैं उसमें कोई सस्ता महंगा तात्कालिक लाभ, मुझे क्या मिला, ये तुरंत नहीं है। उनकी प्लानिंग ये सोच के कि फिर से वो सरकार बनेगी, बार बार बनेगी। तो नरेश जी, ये सवाल था कि विपक्ष के लिए ये चुनौती कैसी रहेगी? बिल्कुल, तो उनकी प्लानिंग जो है वो उस हिसाब से है और वो बजट में दिखता है। चुनाव जो है जिसमें विपक्ष की भूमिका रहेगी, चुनाव जो है वो अलग मुद्दों पे रहेगा, बजट से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ऐसे में अभी जो निर्मल ने बात की, राम मंदिर की बात की है या अन्य जो मुद्दे हैं जिनकी बात की, एक जो मुद्दा जो हम शायद उस पर भी ज़्यादा बोल नहीं पाए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक समिति, ये भी आने वाले समय में एक चुनावी मुद्दा होगा। तो चुनाव अपनी जगह रहेंगे। अब उस चुनौती से राम मंदिर का जो एक कह सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लेती है, उसका काट कांग्रेस के पास क्या है, पहली चीज़। जो प्रधानमंत्री ने अभी अपने बात गिनाई है, अपनी उपलब्धियां गिनाई है और जो उन्होंने भविष्य के भारत की परिकल्पना रखी है, उसके लिए कांग्रेस किस तरह इस चुनौती का सामना करती है, ये बड़ी बात है। लेकिन ये सही है कि मौजूदा समय में कांग्रेस के लिए दिक्कतें ज़्यादा है, क्योंकि न तो उनका जो गठबंधन की जो बात कर रहे हैं वो एक वृहद रूप ले पा रहे हैं, और ना जो मुद्दे नरेंद्र मोदी ने छेड़े हैं या जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन मुद्दों को लेके कोई ज़्यादा काट कांग्रेस के पास फिलहाल नज़र आती है। ले देखिए, अगर हम बात कर ले तो जो न्याय यात्रा जो चल रही है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, उसके आधार पे ही जनता की नब्ज टटोलने की कांग्रेस कोशिश करेगी। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, उन लोकसभा चुनाव के अगर मद्देनज़र आप सवाल पूछने का अगर मकसद था, तो देखिए बजट जो भी घोषणा है, जो भी परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है 2047 के भारत की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता जब चुनावी भाषण होंगे तो उनका जिक्र होगा। मुझे नहीं लगता तब युवा, महिला, किसान, गरीब
इन पे कोई ज़्यादा बात होगी। कांग्रेस ज़रूर नहीं पहुंच सकता है कि बात, क्योंकि गरीब की बात जो है कांग्रेस वर्षों से करती आ रही है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी अभी भी गरीब है देश में काफ़ी लोग, तो ये अलग मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का अपना अलग तरीका है, उनका अपना मैनेजमेंट है, उनका अपना बूथ प्रबंधन है, जो इसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जनता की नब्ज उन्होंने टटोल रखी है कि जनता 1200 रुपये का सिलेंडर लेके भी वोट दे देती है, जनता 100 रुपये प्रति लीटर से महंगे पेट्रोल को लेके भी वोट दे देती है। तो अब ये वो मुद्दा नहीं रहा, अब सस्ता महंगा बजट में क्या घोषणा होती है वो अलग मुद्दा है। आपने ये नजर में आता है, और इस लिहाज से देखिए कि अंतरिम बजट है तो इसमें ये सब चीजें क्या रहेंगी, लेकिन जब पूर्णकालिक बजट होता है तो उसमें हर एंगल से इसे देखा जाता है और उसमें कमियां ढूंढने की भी कोशिश की जाती है कि हमें ये चीजें मिलनी चाहिए थी, इसे लेकर तो कुछ कहा नहीं, जिसे कमियां ढूंढनी है और जिसे अच्छा नजरिए से देखना है उसे सब कुछ अच्छा ही नजर आता है। योगेश जी, एक अहम सवाल है, बिल्कुल जिस तरह से नरेश जी ने बात रखी, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अंतरिम बजट पेश हो चुका है, ठीक है, चर्चा के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसीलिए अपने इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ज्यादातर उन बातों का जिक्र किया जो किया गया पिछले 10 सालों में। इसका आपसे मैं रिएक्शन लूं, एक प्रतिक्रिया देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रति विश्वास बढ़ी। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म ये सरकार मूल मंत्र है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़िक ऊपर ये सरकार प्राथमिकता अच्छी। गोटे सभ्यता को, गोटे देश को आगू जावाई हेले भारत भाया देश जिते लक्ष्य रखुची डेवलप्ड कंट्री भाव निजक परिवर्तित करने से ज्ञान उपरे, नॉलेज उपरे, शिक्षा उपरे जोर देवार आवश्यकता अच्छी। मो प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जनइमी, अर्थमंत्री को कृतज्ञता जनइमी। एनईपी सफल इम्प्लीमेंटेशन उपरे बजेट उल्लेख अच्छी। पीएम श्री स्कूल उपरे ये बजेट तार अभिमत देछि। स्किल इंडिया अभियान संपर्क बजेट एंडोर्समेंट होइछि। देश रे नुआ की गली उठी आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स तथा 390 रु अधिक नुआ यूनिवर्सिटी ये संपर्क रे इठी उल्लेख अच्छी। सबुठ बड़ उल्लेख मुझे कहबी जे एई थर बजेट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किछि दिन है गोटे कथा कही आसुछंती, डेवलप्ड इंडिया करबा पई हेले, विकसित भारत करबा पई हेले अनुसंधान को जोर देवाई पड़ो, इनोवेशन को जोर देवाई पड़ो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोर देवाई पड़ो। यही थर बजेट रे मोर दृष्टि रे सबुठु बड़ गेम चेंजर अनाउंसमेंट या होची एक। तो चलिए, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर प्रतिक्रिया बजट को लेकर दे रहे थे, लेकिन योगेश उस वक्त मेरा आपसे सवाल था, सवाल यही कि जिस तरह से नरेश जी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से ये अंतरिम बजट है, हालांकि चुनाव के दौरान कोई इसका ज़्यादा मायने नहीं रहेंगे, तो क्या वाकई में चुनाव के दौरान बजट में क्या लक्ष्य सरकार रख रही है, इस पर फोकस करने से ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि पिछले 10 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या करने वाली है? देखिए, डेवलपमेंट की बात अपनी जगह होती है, चुनावी मुद्दे अपनी जगह होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच है कि जातिगत राजनीति, धर्म आधारित राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, इनसे ऊपर उठकर उन्हें देखा जाना चाहिए, इनसे ऊपर उठकर उनको या उनके दल को वोट मिलने चाहिए। इस पॉलिटिक्स को एक अलग तरीके के ढांचे में, जिसे हमें संघीय पॉलिटिक्स कहते हैं, संघीय राजनीति होती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के आधार पर अलग तरह की राजनीति होती है, लेकिन संघीय राजनीति का एक सबसे बड़ा केंद्र यूएसए है, अमेरिका है, जहाँ पर फेस के बलबूते पूरा अमेरिका का समाज उस आधार पर ही अपना वोट कास्ट करता है और अपना मत देता है। तो नरेंद्र मोदी ने उसी तरह से अपने पूरे चाल, चरित्र और चेहरे को इस देशवासियों के सामने रखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाने का काम किया है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी ने इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कांग्रेस को एक नई तरह की, एक नई ऊर्जा से भरने का भरसक प्रयास किया है। एक युग होता है, एक समय होता है, ये मोदी युग चल रहा है, दौर होता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का जो दूसरा फेज़ है, आप देखिएगा पूरे चुनाव के दौरान जो 3 चुनाव हुए,
इन 3 चुनावों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कांग्रेस अति आत्मविश्वास में चुनाव हार गई तीनों ही राज्यों में। ऐसा कोई बहुत बड़ा राजस्थान में बीजेपी की लहर नहीं थी जी, लेकिन अति आत्मविश्वास जो कांग्रेस के नेताओं में था और आपस की जो झगड़े थे कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच, वो उनकी पार्टी को डेंट करने का काम कर गए। वही राजस्थान में हुआ, वही मध्य प्रदेश में हुआ, वो छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन समावेशी राजनीति की जहाँ बात आती है वो इस वक्त बीजेपी में नज़र आ रही है। तो बीजेपी की आलोचना करने के बजाय बीजेपी के जो गुण हैं उनको भी सीखने की ज़रूरत है। आज इंडिया गठबंधन की पूरी खिचड़ी जो बनी वो अब सबके सामने है कि नीतीश अलग हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन का जो डेंट जो इस वक्त लगा उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी को एकला चलो की नीति पर तो चलना होगा, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल योगेश जी, इस चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं, लगातार इस पर चर्चा जारी है। अंतरिम बजट पेश हो चुका है। विमल जी, अहम सवाल है, देखिए जब टैक्स कलेक्शन को लेकर भी बात उन्होंने की, टैक्स कलेक्शन में 10 साल में किस तरह से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लक्ष्य भी उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में हमारा लक्ष्य भी बड़ा है, रेवेन्यू के लिहाज से बात करें या फिर इस टैक्स को कम करने को लेकर भी जो कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उसे लेकर क्या कहेंगे कि कैसा लक्ष्य है और क्या इन फैसलों पर कोई कड़वी दवा आम जन को भी आने वाले सालों पर मिल सकती है या फिर राहत के तौर पर देखें ऐसे जो आने वाले वक्त में इसे लेकर फैसले होंगे? अंतरिम बजट में जो घोषणाएं हुई है उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि टैक्स स्लैब्स को लेकर के और टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के फिलहाल किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। अर्थात टैक्स को लेकर के जो भी चेंज होगा वो आने वाले मुख्य बजट में होगा। और हालांकि वित्त मंत्री जी ने ये बात बड़ी स्पष्ट कही है कि टैक्स को लेके जो भारत की स्थिति है वो बात काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके अंदर उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें 2.4 गुना तक इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ी है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शंस की बात करें 1,66,000 करोड़ रुपए के आसपास का औसत रूप से जीएसटी का कलेक्शन रहा है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि टैक्स को लेकर के फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी जो स्ट्रक्चर हमारे देश में बना हुआ है उसकी तारीफ़ की है और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमारा जो टैक्स की जो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का जो टाइम था उस प्रोसेसिंग के टाइम में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। रिफंड्स को लेकर के जो इनकम टैक्स रिफंड्स की बात करें, रिफंड की जो प्रोसेसिंग थी उस प्रोसेसिंग में भी काफ़ी समय कम हो चुका है। हालांकि जो फेसलेस स्कीम्स वगैरह जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रही है उसको लेके कुछ समस्याएं आ रही है, लेकिन जो समस्याएं अभी टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के है उसको लेकर के उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में जो टैक्स का ढांचा है वो और मजबूत होगा और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। जी श्वेता। बिल्कुल टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। लेकिन मनीष जी, सोलर को लेकर तो हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन सोलर एनर्जी से इतर, ऊर्जा से इतर अगर हम बात करें उद्योगपतियों के लिए कितना फायदेमंद, क्योंकि उद्योगपति को उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं हर बार बजट में। चलिए तो अंतरिम बजट है, अभी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद तो है कि नई सरकार बनने के बाद जब बजट आएगा तो उस पर कितना ध्यान उद्योगपतियों पर दिया जाता है। कौन से वो कह सकते हैं पॉइंट है जो उद्योगपतियों को जिससे निराशा होती है और चाहते हैं कि उस सेक्टर पर उस ओर भी ध्यान दे सरकार? देखिए, सरकार ने इस बजट में कॉरपोरेट टैक्स में कमी की घोषणा करी है जो डेफिनेटली एक स्वागत योग्य कदम है। और उद्योगपतियों के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो हम चाहे वो राज्य सरकारें हों केंद्र सरकारें हों, उनसे हमेशा ये डिमांड करते हैं, उद्योगपतियों को 2 चीज़ें चाहिए रहती हैं, 2 या मैं कहूँ 3 चीज़ें चाहिए रहते हैं। अगर हम कहें नई उद्योग धंधे लगाने के लिए रियायती दर पर ज़मीनें, बैंक से सस्ता लोन और सुलभ लोन, जिसको हम कहें बैंकों के जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, बैंकों के जो लोन देने के सिस्टम है, उनको थोड़ा सा और ईज़ किया जाए। और तीसरा, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट जो उनके प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाए। आज मैं अगर चाइना की बात करूं, चाइना जो हमारा देश का नेबरिंग कंट्री और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना में स्पेशली सोलर सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स में भी अगर वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको 13% की एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती है। और इसके अलावा वहाँ पे लोकल में फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार की तरफ से रियायती या लगभग मुफ्त दरों पे ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सब्सिडी मिलती है। हमारे देश में भी डिफरेंट स्टेट्स में या सेंटर की पॉलिसीज़ हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़
प्रैक्टिकली इंडस्ट्री वालों के लिए इतनी धीमी स्पीड से और इतनी कछुआ गति से काम करती हैं कि जी। कोई भी इंडस्ट्री वाला उसमें अगर काम करना चाहे तो 2-3 साल या उससे ज़्यादा का टाइम उसको लग जाता है उस सारी की सारी सुविधाओं का या उन सब्सिडीज़ को लेने के लिए। तो सरकार ये जो सिस्टम्स हैं या जो पॉलिसीज़ बनाती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर कुछ समय सीमा तय करी जाए तो इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए इससे बड़ी रियायत कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल खास बात आपने कही। हमारे साथ ओपी अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर, अंतरिम बजट था, ये पेश किया यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस अंतरिम बजट को लेकर, क्योंकि ज्यादातर तो लक्ष्य तय किए गए हैं, पिछली उपलब्धियों को बताया गया है, ज्यादा घोषणाएं तो स्वाभाविक था नहीं होनी थी, लेकिन एज ए एक्सपर्ट आप इसे कैसे देखते हैं, या जो लक्ष्य तय किए गए उसे कैसे देखते हैं? उम्मीद आम जन की आने वाले वक्त को लेकर भी बहुत कुछ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरिम बजट में जैसा हमें पता ही था कि नॉर्मली ऐसे कोई टैक्स प्रोविजंस पे ये कमेंट नहीं करते, कोशिश करते हैं कि खाली एक्सपेंडिचर को अप्रूव करा के और जो नेक्स्ट फुल फ्लेजेड बजट है वहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं। सेम टाइम जो सरकार ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई हैं, उपलब्धियाँ बताई हैं, वो रियलिस्टिक उपलब्धियाँ हैं और उनसे हम लोग प्रेरित होते हैं कि वो हमारी उपलब्धियों को अगर हमने अचीव करा है तो देश के लिए एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है कि देश प्रगति की तरफ जा रहा है। यद्यपि इसका कंपैरिजन किसी पर्टिकुलर पीरियड से जो किया गया है उसमें कोई हो सकता है राजनीतिक इंटेंट हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारी उपलब्धियां अच्छी रही हैं। टैक्स का कलेक्शन, जीएसटी का, डायरेक्ट टैक्सेस का आशा से ज़्यादा बढ़ा है, खर्चे हमारे बजटेड जो थे वो कंट्रोल रहे हैं, तो उससे टैक्स बॉयंसी इंडिकेट होती है। निश्चित रूप से ये जो बजट पर उपलब्धियां इन्होंने बताई हैं ये शायद हम आने वाले और सालों में फॉलो करेंगे, देश निरंतर उन्नति की तरफ जाएगा। मेरा अपना मत ये है कि ये जो इन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की बात करी है ये बहुत ही ठीक ढंग से अगर मैं कहूँ तो पार्शली ही एप्लीकेबल हो रहा है। बड़ी टैक्स पेयर्स को थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ की नेचर कोई गवर्नमेंट पर कमेंट करने के लिए नहीं है। सेम टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग, टैक्स पेयर की अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ी पावर्टी है, टैक्स कंसल्टेंट्स भी उसको बहुत रिजिडली अप्लाई कर रहे हैं जी। तो उनमें थोड़ी सी और क्लैरिटी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, थोड़ी और क्लैरिटी हो तो अच्छा लगे। लेकिन योगेश जी, अभी इससे पहले भी देखिए हम बजट पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला ज्ञानवापी को लेकर आया, आरती करते हमने देखा, और जैसे अभी हम चर्चा भी कर रहे थे तो ज़्यादातर कहना ये था कि एक बड़ा उत्सव तो राम मंदिर को लेकर हो चुका है और ये तो अंतरिम बजट है, इसलिए ज़्यादातर ना तो उम्मीदें थी ना ज़्यादा बहुत कुछ इस पर बात करने के लिए अभी फिलहाल है। लेकिन ये जो अलग अलग मुद्दे हैं चुनाव के लिहाज से, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्टर इसलिए मेरा सवाल यहाँ पर बन रहा है, ये जो अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा आम जन पर। ये बात सही है कि राम जन्मभूमि से लेकर ज्ञानवापी तक ये वो मुद्दे हैं जो सालों साल से भारतीय संस्कृति और न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि पूरी दुनिया में ये मुद्दे गूंज रहे थे। इनकी सुनवाई की दिशा में काम अब होना शुरू हुआ, फैसले आ रहे हैं और इसको न केवल एक हिंदू पक्ष से या हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाना नहीं चाहिए, इसको पूरे भारत से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये पूरे भारतीय संस्कृति के संदर्भ में आज अयोध्या जिस तरह से 22 तारीख का दिन था, उसके बाद एक 22 जनवरी आने वाले समय में उत्सव का दिन होगा और एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाएगा। और वहीं ज्ञानव्यापी को लेकर भी जिस तरह के अब निर्णय आ रहे हैं और जो ऐतिहासिक सबूत प्रमाण वहाँ मिले हैं, उन प्रमाणों ने अब जाहिर कर दिया कि ये तमाम जो निर्णय है ये इतिहास में वो बातों को सिद्ध करते हैं जिनके लिए होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपको ध्यान है कि जब सत्ता में आई थी, चाहे राज्यों में आई हो चाहे देश में आई हो, तो एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग वो बीजेपी के साथ जुड़ा और इन तमाम मुद्दों के कारण जुड़ा। एक मकसद था कि कैसे भी करके उस भारतीय संस्कृति की वो गुलामी से जुड़े जो तथ्य हैं उनको आज़ाद कराया जाए। और वो तमाम जो कांग्रेस से जो गलती हुई वो यही तो हुई कि तुष्टीकरण को लेकर जो आरोप लगे उनका माकूल कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई। यही कांग्रेस के नेता राजीव गांधी थे जिन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, लेकिन
उसके बाद शाहबानो केस ने उनके उस तमाम जो फैसलों को धूमिल कर दिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी युग जो बीजेपी और पूरे देश में चल रहा है उसमें तमाम फैसले भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। किस तरह से पहुंचाएंगे अलग बात है, और बीजेपी किस तरह से इसका लोक हित में जाकर, लोगों के बीच में जाकर, अपने धर्म और वर्ग के बीच में जाकर इसका लाभ लेगी। और इसके साथ ही ये बजट से क्यों जुड़े हुए हैं ये भी एक बड़ा पहलू है जी। आज अगर आपका भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक जागरण होगा तो वो भी अपने आप में नए रोजगार, नए उद्योग धंधों को सृजन करने की दिशा में बड़ा काम करने वाला है। आज अयोध्या अगर पूरी दुनिया में एक बड़ा धार्मिक केंद्र बनता है तो पूरी दुनिया से हर व्यक्ति वहाँ जाने की सोचेगा कि अयोध्या जाकर देखें आखिर है क्या, जाने हम राम के बारे में जाने। आज ज्ञान व्यापी हुआ, वाराणसी को जिस तरह से एक अलग कॉरिडोर बनाकर विश्वनाथ मंदिर का जो सर्वांगीण विकास वहाँ हुआ, पूरे काशी का विकास हुआ। नरेंद्र मोदी ने चुनाव वहाँ इसीलिए लड़ा था कि एक संदेश दिया जाए कि मैं काशी से चुनाव लड़ रहा हूँ, वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उसका मैसेज यही था। और आने वाले समय में हम और भी जो बड़े मुद्दे, चाहे मथुरा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे जिनके निराकरण की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसे मेरा अभी भी मानना है, इसे हिंदू और मुस्लिम से जोड़कर देखा जाना नहीं चाहिए, इसे भारतीय संस्कृति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। आज से 500 साल पहले शंकर जी भाई साहब बैठे हैं, आज जो मुस्लिम है उनको अतीत में सब हिंदू रहे होंगे। तो उसी तरीके से, उसी तार्किकता के साथ इन फैसलों का आपको ध्यान है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई बड़े मुस्लिम चेहरे, मुस्लिम वर्ग से जुड़े धर्मगुरु मौजूद रहे। तो उनकी मौजूदगी से अर्थ यही लगता है कि सब इस तमाम फैसलों का स्वागत कर रहे हैं, धीरे धीरे उस सोच से बाहर आकर, और ये कोशिश में जुड़े कि हमें इस देश को समावेशी आकार देना है, भारत कैसे विश्व गुरु बने उस दिशा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन पंकज जी, एक अहम बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब हम बात करते हैं 11% यहाँ पर ज़्यादा खर्च करेगी सरकार, ये कहा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब काम होता है तो इनडायरेक्टली बहुत कुछ और है जिस पर उसका असर होता है। क्या माना जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब इतना खर्च करेंगे, इसे और ज़्यादा वृहत रूप देने की कोशिश की जाएगी तो रोज़गार को लेकर भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर ढांचागत विकास होता है किसी भी उसका, चाहे रेलवे हो चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसके साथ साथ रोज़गार एक जुड़ा हुआ फैक्टर है जो आपको उसमें बढ़ता दिखाई देगा। अगर विकास कार्य होते हैं तो विकास कार्य से संबंधित सीधे रूप से भी रोज़गार बढ़ते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोज़गार सृजन का काम होता है। जहाँ तक इस अंतरिम बजट की बात है, जो सरकार ने सिर्फ अपनी नीति बताई है कि हम ढांचागत विकास में 11% की बढ़ोतरी करेंगे। कोई स्पेसिफिक फिगर कितना पैसा हम उसमें लगाने वाले हैं इस तरह के फिगर का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो जिक्र हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट में जो उनकी पुरानी योजना है उसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन नई कोई योजना उसके अंदर शामिल दिखाई नहीं जा सकती। तो हमने देखा ही अंतरिम बजट जो वित्त मंत्री ने पेश किया है उसमें जो पुरानी योजनाएं थी उसमें बढ़ोतरी की गई है, पुराने जो बजट था या पुराना जो उसका क्षेत्र था उसमें बढ़ोतरी करी गई है। पहले से कुछ घोषणाएं हुई थी, उस घोषणा का दायरे को बढ़ाया गया है। तो ढांचागत विकास के मामले में भी इसी तरह की घोषणा सरकार ने करी है। एक जो इम्पोर्टेंट घोषणा है वो रक्षा खर्च में जो 11% की करी है, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा इस अंतरिम बजट की मानी जा सकती है, क्योंकि 11% बजट में बढ़ोतरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है देश और दुनिया के लिए, सुरक्षा बजट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी करने को। दूसरा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका ढांचागत विकास है उसको लेकर बड़ी घोषणाएं करी है। एक जैसे 40,000 जो उनकी डब्बों को बदलकर वंदे भारत की तर्ज पर उन डब्बों का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जाएगा, ये एक बड़ी घोषणा है। लेकिन ये कुछ 4 या 5 साल के लिए नहीं, ये लंबी घोषणा है जो 20 या 25 साल में जाके पूरी होती नजर आती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर ढांचागत विकास होगा तो ढांचागत विकास के साथ रोजगार एक कारक है जो अपने आप ही होता हुआ दिखाई देगा। रोजगार मिलेंगे, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, उनको भी इसका निश्चित रूप से फ़ायदा होता है, क्योंकि ढांचागत विकास में जो रॉ मटेरियल होता है या और लेबर होती है, उससे जो रोजगार का सृजन होना निश्चित रूप से एक कारक है। अगर ढांचागत विकास होगा तो उसके साथ रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल। शंकर अग्रवाल जी, अब बीजेपी के लिए तो देखिए बेहद अहम है, जहां लगातार हर साल बजट पेश किया जाता रहा, अंतरिम बजट है और अब सामने चुनाव है। मुद्दे बहुत सारे होंगे, चुनावी मुद्दे भी होंगे, लेकिन बजट पेश करना और बजट में बड़ा लक्ष्य लेकर चलना,
ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जनता को ये बताने के लिए कि लक्ष्य हमारा आगे कितना बड़ा है, और एक बार फिर से अगर हमें मौका मिला तो हम जब पूर्णकालिक बजट पेश करेंगे उसमें भी बहुत कुछ रहेगा। कोशिश इस लिहाज से बीजेपी कैसे कर रही है, या जनता से बीजेपी को उम्मीद क्या है? देखिए, ये बजट से जोड़ करके जनता से जो बीजेपी को उम्मीद है वो अलग अलग कई कारण हैं जिसके कारण से उम्मीद है। उसको बजट से जोड़ करके देखना और इसको अंतरिम बजट को बजट कहना, ये भी मेरे को लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो आज एक सरकार का धर्म होता है वो वोट ऑन अकाउंट्स के ऊपर ही होता है कि भाई 3 महीने का खर्चा हमें आगे चाहिए, उसका हम पूरा करवा उसको पास कराना ज़रूरी होता है लोकसभा में। तो सरकार ने एक प्रकार से अपना धर्म निभाया है कि इंटरिम बजट में किसी तरह का कोई बड़ा चेंजेस नहीं किया, केवल 22% कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो उसमें कमी करी है। वो इसलिए कि वो विदेशों के अंदर जो कंपनियां हैं उसको कॉम्पीट करने के लिए, और ये कई तरह की बातें हैं उसके अंदर, वो विमल जी जानते हैं, क्योंकि वो आज हमारे यहाँ पर जिन सैकड़ों कंपनियां आ गई है जो कि मोबाइल बना रही है नोएडा के अंदर, उसका कारण यही है कि टैक्स स्लैब में हमने कमी करी है। तो टैक्स स्लैब को हमें वर्ल्ड से कॉम्पीट करना पड़ेगा। मैं अभी प्रतिक्रिया देख रहा था, जब बजट आते ही तुरंत वो ये कह रहे थे कि भाई अडानी और अंबानी को फ़ायदा मिलेगा इससे कांग्रेस के लोगों की। ये बड़ी बचकानी प्रतिक्रिया है। क्या है, आज लाखों कंपनियां हैं, अग्रवाल जी बैठे हैं, ओपी अग्रवाल जी, लाखों कंपनियां हैं, और 3% या 2% जो भी कम किया है वो क्या वो केवल अडानी अंबानी को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो इन सारे कारणों से तो हमें कोई इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है। आज राम मंदिर का इतना बड़ा इशू आया था, उसके अंदर कितना बड़ा इशू था कि सबसे पहले तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, उसके बाद में राजीव गांधी ने बूटा सिंह जी को भेज करके वहाँ शिलान्यास कराया था। ये 2 बड़े इवेंट थे, इन दोनों को जोड़ करके सब लोगों को वहाँ जाना चाहिए था कि भाई हम आए हैं और हमने ये चालू करवाया था, हमने पूरा आपने किया है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाते तो सब लोगों का स्वागत नहीं करते, बाकी लोग भी करते। तो इसलिए ये तो हमें कोई इस बात की चिंता नहीं है। बजट के कारण से कोई सरकार के अंदर वोट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा बीजेपी का, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जनमानस के साथ है, जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और आगे उसमें बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं आएगी। बिल्कुल शंकर जी, लेकिन जिसका जिक्र भी आपने खुद भी किया कि चलिए प्रतिक्रिया दे रहे थे और ये बड़ी बचकानी प्रतिक्रिया, लेकिन बार बार ये आरोप क्यों लगते हैं कि जो राहत देने की बात होती है वो एक एलीट क्लास को ही होती है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को होती है, और आम जन को जब राहत की बात आती है तो फैसले सरकार नहीं कर पाती है? इस पर भी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये सवाल उठते बहुत हैं। नहीं, देखिए, 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक आ गए हैं। इनकम टैक्स की बात होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सामान्य आदमी है ना, उसके मन में केवल अगर 20,000 रुपये भी बढ़ा दें तो वो 20,000 रुपये पर खुश हो जाएगा। आलू प्याज के भाव 5 रुपये से 10 रुपये हो जाएगा तो उसमें नाराज़ हो जाएगा। तो ये जो मानसिकता है ना, ये जनता की जो मानसिकता है वो बहुत उपयुक्त नहीं है। ये लॉन्ग टर्म, जो मोदी जी आज लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 11% बढ़ाने की बात कही है, वो योगी आप कह रहे थे शायद तो उसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, 5.74 लाख करोड़ रुपया 21-22 में किया था, 7.5 लाख करोड़ रुपया पिछले बजट में किया था, और इस बजट में उससे 11% बढ़ाने की बात कही है कि भाई 11% रोड बढ़ाएंगे। और इन 2 सालों में बार बार में रोजगार की जो बात आती है उसके अंदर भी आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आप पीएफ के और ईपीएफ के आंकड़े ले लो, 3 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। तो क्या बेरोजगार लोगों ने वहाँ पर जाकर के पीएफ और ईपीएफ जमा कराया है? लोगों को रोजगार मिला है तभी तो कराया है ना। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से मोदी जी ने पिछली बार अपने बजट भाषण में वो जो एप्रोप्रिएशन में कहा था उन्होंने कि अगर हम 1 रुपया किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसमें उसी साल वो खत्म हो जाता है, उसका केवल 30-35 पैसा 40 पैसा ही जनता को लाभ मिलता है, देश को लाभ मिलता है। लेकिन यदि 1 रुपया हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में 3.5 रुपया, 1 रुपये का 3.5 रुपये का लाभ मिलता है हमको। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका ज़्यादा जोर है। आज G20 जो हमारे देश में हुआ है, क्या संभव था कि पहले जो प्रगति मैदान जैसा पड़ा था वैसा प्रगति मैदान होता तो हम वो आयोजन करवा लेते, और आज सारे लोग वाह वाह करके गए। तो इसलिए देश में जो बढ़ रही है, मैं अमेरिका गया एक बार, तो मेरे एक मित्र ने, मैंने बहुत बड़ा अखबार देखा तो उसके अंदर छपा हुआ था इंडिया के ये तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा साहब पहले इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई आता था तो कोई एक छोटी सी खबर छपती थी कोई बीच के पेज में, और आज ये इतना बड़ा इवेंट और इतनी बड़ी खबरें छपती है। तो इसलिए देश की जो आज हमारी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ी है, जो इज्जत बढ़ी है देश की, उसके पीछे केवल मात्र सरकार की मंशा और मोदी जी की मंशा है, और उसके कारण से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा मानना ये है कि निरंतर बढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल। और क्योंकि अभी तो हम केंद्र की बात करें अंतरिम बजट, और निर्मल जी, क्योंकि 8 फरवरी को राज्य का भी अंतरिम बजट पेश होगा और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए श्वेता, उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी के पास वित्त विभाग का भी जिम्मेदारी उनके पास है। तो 8 फरवरी को हमारे यहाँ भी मुकर्रर हुआ है कि लेखानुदान पेश किया जाए। वोट ऑन अकाउंट राजस्थान का भी आना है, राज्य का भी आना है, और वो भी चूंकि इसीलिए किया गया क्योंकि केंद्र का भी पूर्ण बजट नहीं आ रहा, तो उसी की तर्ज पे राज्य ने भी लेखानुदान लेने की बात की, अंतरिम बजट की बात की है। और चूंकि जुलाई में केंद्र का बजट आएगा, उसके बाद राज्य का भी बजट पहली बार दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे। बड़ी बात यही है कि जब राज्य का बजट आएगा, जैसे कि हम केंद्रीय बजट से यानी आम बजट से एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, बहुत बड़ी घोषणाएं होंगी उसकी, और क्योंकि आम जनमानस में एक भ्रांति रहती है कि अंतरिम बजट को और बजट में जो अंतर को लेकर के, वही राज्य को लेकर के भी है। 8 फरवरी को जब दिया कुमारी वोट ऑन अकाउंट लेंगी, यानी 3 महीने के लिए जब लेखानुदान लेंगी, तो उसमें भी ये होगा कि अगले 3 महीने सरकार को किस तरह से चला जाए, उसमें कितना खर्च होगा, उसको अनुमोदित कराना है सदन से। लेकिन चूंकि जनता की उम्मीदें हैं, सूबे में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पर सब जानते हैं, सब चाहते हैं कि कुछ इस तरह की घोषणाएं राज्य को लेकर के भी की जाए। तो घोषणाएं जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब दिया कुमारी लेखानुदान लेंगी 3 महीने का, तो निश्चित तौर पर वो भी कुछ ऐसी अहम घोषणाएं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, किसानों के कंधों को मजबूत करने की बात करते हैं, या युवाओं से संबंधित कुछ घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से भी की जा सकती हैं, जिसको लेकर के लगातार वित्त महकमे के जितने भी अफसर हैं उनके साथ उनकी बैठकें लगातार जारी हैं। तो उम्मीद है कि 8 तारीख को जब हमारा वोट ऑन अकाउंट जब दिया कुमारी लेंगी, तो उसमें भी कुछ लोक लुभावनी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, जनहित की कुछ घोषणाएं सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, एक रिएक्शन जरूर सुनील वर्मा जी से भी मैं लेना चाहूंगी, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर, आयकर विशेषज्ञ है। स्वागत है सुनील जी आपका। सबसे पहले तो एक प्रतिक्रिया इस अंतरिम बजट को लेकर, क्योंकि टैक्स को लेकर भी चीज उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अंतरिम बजट है तो इसमें तो कोई घोषणा हो या कोई बदलाव हो ऐसा तो था भी नहीं और हुआ भी नहीं। लेकिन आगामी सालों के मद्देनजर अगर बात करें तो इस बजट को कैसे देखते हैं, अंतरिम बजट को? देखिए, ये अंतरिम बजट है, लेखा अनुदान पारित किया है, लेकिन इसमें 2 अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। इसमें एक जो पब्लिक की जो ग्रीवेंस है, सैलरी क्लास की जो ग्रीवेंस होती थी, इसमें ग्रीवेंस ये थी कि इसमें हर आदमी के समझ में नहीं आएगा। मैं आयकर विभाग का अधिकारी रहा हूँ, तो ये विशेषज्ञता इसमें देखा, विशेष रूप से इसको देखा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या को ख़त्म किया गया है। समस्या ये थी कि 2010 तक तो बिल्कुल पहले मैनुअल सिस्टम था इनकम टैक्स में। उसके बाद क्या हुआ कि 2010 से लेकर 15 के बीच में धीरे धीरे ट्रांजिट पीरियड रहा और आजकल इनकम टैक्स पूरा ऑनलाइन हो गया। पहले क्या था कि हमारे सैलरी क्लास का प्लस और भी कोई टीडीएस सर्टिफिकेट, ठेकेदारों का टीडीएस जो करता था वो मैनुअल करता था, तो उसके बाद ठेकेदार का जो या एम्प्लॉय का जो टीडीएस कट जाता था, उस एम्प्लॉय का टीडीएस की जो रिफंड लेता था या कोई भी इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट होता था, तो उसके जब टीडीएस सर्टिफिकेट से एम्प्लॉयर का जो सर्टिफिकेट होता था उससे मैच कर होता था, तो उसकी वजह से उसको क्रेडिट मिलती थी। एम्प्लॉयर जब तक उसको 26 क्यू में उसका नाम मेंशन करता था, उसका बाकायदा उसका पैन नंबर मेंशन करता था, लेकिन क्योंकि वो मैनुअल होता था, कई बार एम्प्लॉयर टीडीएस सर्टिफिकेट सबमिट ही नहीं करता था और फॉर्म 26 क्यू सबमिट नहीं करता था। उस कंडीशन में क्या होता था कि उस एम्प्लॉय के केस में, उस ठेकेदार के केस में, किसी व्यापारी के केस में वो डिमांड खड़ी हो जाती थी। तो 2010 से पहले और 2015 तक ये ट्रांजिट पीरियड जो था, इसको इन्होंने समाधान करने की, पब्लिक को इसमें ग्रीवेंस ये थी कि वर्तमान में कोई भी अपनी आयकर की विवरणी, आयकर रिटर्न भरता था, तो उसमें अगर रिफंड क्रिएट होता था तो कंप्यूटर सिस्टम में बोलता था, हमारा सिस्टम बोलता था कि साहब पहले इनके केस में डिमांड खड़ी हो रखी है, इसलिए इनको रिफंड नहीं दिया जा सकता। जैसे होता है ना, पहले इनका बकाया बाकी है तो इसलिए बकाया पहले एडजस्ट करो, फिर बाद में रिफंड दो, क्योंकि वो तो कंप्यूटर है, इंसान तो फिर भी थोड़ा सोच लेता भाई किस बात का बकाया है। अब विभाग के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस ट्रांजिट पीरियड के बाद जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो एक नियम आया कि साहब 6 साल से पुराना रिकॉर्ड अपन को रखना नहीं है, 6 साल से बैक जाना नहीं है। तो क्योंकि पुराना रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध नहीं था, प्लस सरकारी विभाग जिनसे टीडीएस करता था, ठेकेदारों का टीडीएस करता था, उनके पास भी वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। तो उस रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से पब्लिक को काफ़ी ग्रीवेंस थे, काफ़ी परेशानी आती थी। उस परेशानी को दूर करने के लिए वर्तमान में कोशिश की गई है कि सन 2010 तक, वित्त वर्ष 2010-11 तक 25,000 तक, 9-10 तक, असेसमेंट 10-11 तक 25,000 तक जो इनकम टैक्स बकाया है, उस बकाया को बिल्कुल एक तरह से वेव किया जाएगा। वेव क्या, उसका जीनाइनेस देखी जाएगी, वास्तव में इसका टीडीएस कटा है, मैनुअल टीडीएस सर्टिफिकेट ला के देगा या उसकी जीनाइनेस या विभाग जो भी प्रोसेस तय करता है उसके अनुसार 25,000 तक का जो बकाया है उसको 2010 तक का उसको माफ़ किया जाएगा, वेव किया जाएगा। और
2011 से लेकर 2015 के बीच में 10,000 तक का बकाया उसको वेव किया जाएगा। इससे ये होगा कि पब्लिक की एक बहुत बड़ी ग्रीवेंस दूर होगी और इसमें कोई करोड़ों लोगों का जो ग्रीवेंसेस है तो उसमें क्या चलिए, यानी आप ये कहना चाह कि बेहतर ही किया गया है, ये अगर बहुत 10 साल बेहतर में किया गया है। दूसरा बेहतर ही किया गया है, अभी कुछ नहीं। बिल्कुल सुन लीजिए, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि है लगातार। देखिए चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, बजट भी यहाँ पर आ चुका है, अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है, अलग अलग सेक्टर की भी हम बात कर रहे थे। लेकिन योगेश जी, अब क्योंकि चुनाव सामने है, अंतरिम बजट पेश हो चुका है, एक अहम बात जिसका जिक्र बीजेपी बार बार करती है वो मोदी की गारंटी की बात करती है और उन कुछ अहम योजनाएं जिस पर फोकस भी यहाँ पर किया हुआ है, उसे लेकर यहाँ पर भी दायरा बढ़ाया गया है, न कि उस पर कुछ कटौती की गई हो। क्या लग रहा है कि यही मुद्दे बनेंगे इस चुनाव में? देखिए, रिजर्वेशन की जो पॉलिटिक्स है, उस रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पर कैसे भारी किया जाए और एक अलग तरह की राजनीति का सूत्रपात जो पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। पहला तो सबसे बड़ा काम ये किया गया कि एक मुखी राजनीति देश के अंदर नज़र आनी चाहिए। वो अब काफ़ी हद तक ये नज़र आ गई कि सत्ता पक्ष के केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी हैं, एनडीए के अगुवा है और साथ ही प्रधानमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्र बिंदु वही हैं। तो मोदी गारंटी, आपने ये पहला नारे कभी सुने नहीं होंगे बीते 2 साल पहले की, पिछले 1 साल के अंदर आपने अब मोदी गारंटी का जो वर्ड था, ये जो स्लोगन था, ये अभी हिंदी पट्टी के राज्यों में सक्सेसफुल गया। यह इसको लोगों ने मान लिया। मोदी जी ने खुद ने इस नारे को खुद ही ने ईजाद किया था। मोदी गारंटी शब्द उन्होंने ही बोला था। भारतीय जनता पार्टी के अब हर कार्यकर्ता, हर नेता की ज़बान पर मोदी गारंटी रहता है। तो जो काम हुए हैं और जो गारंटी दी जा रही है, जैसे हमारे राजस्थान में ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा था कि ईआरसीपी को लेकर चुनावी घोषणाएं नरेंद्र मोदी ने बीते लोकसभा चुनाव में की थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था और कहा था वादा पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी शायद इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, उसके बाद वो इस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि अशोक गहलोत ने फंड भी दिया, कोशिश भी की अपने निजी अपने स्तर के सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बिना केंद्र के सहयोग के बगैर ये प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं सकता, ये परियोजना का नामकरण हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में जब यहाँ पर सरकार बनी भजनलाल शर्मा की और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार पहले से ही है, तो डबल इंजन की सरकार का सबसे सटीक मैसेज अगर कोई बीते कुछ महीनों में सामने आया चुनाव के बाद, तो वो ईआरसीपी है, जिसको लेकर 13 जिलों की तस्वीर बदलने वाली है। अब 13 जिले राजस्थान के अगर विकसित होंगे, 13 जिलों की जनता की प्यास बुझेगी, सिंचाई का वहाँ पर विकास होगा, तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डलवा। और ये 13 जिलों में से कम 4 से 5 जिले तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे उस कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, जो खास तौर से दिल्ली से बॉम्बे को टच कर रहा है सीधा। तो उनके आसपास के जो क्षेत्र है जो राजस्थान में पड़ते हैं, वहाँ का भी सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास देखने को मिलेगा। तो ये बात सही है कि राज्य विकसित होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और देश के विकास में भी अपना एक आमूल-चूल योगदान दिया जा सकता है। और राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य का अगर आगे बढ़ते हुए सपना साकार होता है, तो उस हमें 100% वो देश की तरक्की में अपने आप में बड़ा योगदान देता हुआ ये देश का सबसे बड़ा राज्य नजर आएगा। तो कहा जा सकता है श्वेता कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट को एक बड़ा पैमाना बनाकर चले, तो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, साथ ही बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक को बिल्कुल कसकर पकड़ के रखना, मतलब वो छूट के नहीं चल जाए, उसके लिए तमाम तरह की वो प्रयास करना जिसके जरिए हर हिंदू के जो काज इसके दिल में जगह बने कि साहब ये काम तो नरेंद्र मोदी नहीं होते तो नहीं हो सकता था। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती थी अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते थे। ज्ञान वापी मस्जिद में अब पूजा नहीं हो सकती थी अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते। तो ये एक संदेश जो पहुंचाने का काम, हर घर दीपक जलाने का काम 22 जनवरी को आते, पूरा एक रणनीतिक तौर से किया गया। छाप यहाँ पर छोड़ दी है, बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी रहेगी। प्रतीक जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, शामिल। प्रतीक जी स्वागत है आपका। देखिए बजट पर, क्योंकि आप अभी जुड़े हैं, एक तो रिएक्शन आपका जरूर चाहेंगे इस अंतरिम बजट पर, दूसरा जो मोदी की गारंटी की बात की जा रही है, बार बार जिक्र इसका कर रही है बीजेपी, और ये मुद्दा जरूर लोकसभा में रहेगा, जिस तरह से अभी इसे लेकर विस्तार से बात भी की योगेश जी ने। दोनों पर आपका एक रिएक्शन।
क्या चुनौती कांग्रेस के पास रहेगी और उसका तोड़ क्या रहेगा? देखिए, अदम गोंडवी जी का एक शेर है, उसी से शुरुआत कर देता जी। हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा किताबी है। जिस तरीके से योगेश जी बोल रहे थे अभी कि ईआरसीपी बना दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईआरसीपी के नाम पे भजन लाल जी की सरकार ने राजस्थान के साथ धोखा किया है, क्योंकि वो 75% डिपेंडेबिलिटी पे ले गए, और 75% डिपेंडेबिलिटी पे ले जाएंगे तो 2,80,000 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको फिर सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा, और इसीलिए ये गोल मोल बातें करके अटकाने भटकाने और लटकाने की काम कर रहे हैं और एमओयू नहीं दे रहे हैं। अब दूसरी बात बजट पे आ जाता हूँ। आज का जो बजट मैंने देखा उससे ऐसा लगता है कि ये सूट बूट और लूट की सरकार है, क्योंकि किसान, आप देखिए, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था 2022 तक, 2024 में किसान की आय 27 रुपये प्रतिदिन रह गई है, और जो ये वादा, ये जो बोलते हैं हमने 6,000 रुपये महीने, मतलब साल के, मतलब 16 रुपये प्रतिदिन ये किसान को दे रहे हैं, और 16 रुपये से ज़्यादा तो किसान से टैक्स ले लेते हैं। अगर वो डीजल खरीदता है, डेली पेट्रोल खरीदता है, तो 16 रुपये से ज़्यादा तो ये टैक्स ले लेते हैं। तो ये सिर्फ ये आंकड़े, जादूगरी आंकड़ों की चल रही है। ना तो इन्होंने किसान के लिए कोई बात की, ना रोजगार देने की कोई बात की। जो आटे पे, तेल पे जो जीएसटी लग रहा है, जो आम गृहिणी है उनकी महंगाई कम करने की बात की, ना पेट्रोल डीजल पे जो लूट चल रही है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, ना उसको कम करने की बात की। तो इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि अब इसमें दम नहीं रहा, उनको लग चुका है कि सरकार जाने वाली है। और फिस्कल डेफिसिट की और एक बात करना चाहूँगा कि 2014-15 के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट जब हमारी सरकार गई थी तो 4% के आसपास था, आज 6.5% पहुँच गया है। 17 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट आ गया है। तो कैसे आंकड़े चल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से चला रहे हैं। IMF बोलता है कि 81% आपने GDP का लोन ले लिया है, आप बताइए कैसे चुकाएंगे। और उनको तो ये आशंका जताई है कि 100% नहीं हो जाए। लोन देखिए, जो देश में 55 साल पे जो लोन था वो 55 लाख करोड़ रुपए था, अब वो 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें गोलमोल चल रही हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सारी चीजें गोलमोल चल रही है, और आपने एक बात कही कि सरकार को लगने लगा कि वो जाने वाली है। राम मंदिर बड़ा इवेंट करना, बहुत सारे मुद्दे। श्वेता जी, ये अंतरिम बजट नहीं है, अंतिम बजट है उनका। शंकर जी, इसी पर एक रिएक्शन। अंतरिम बजट को अंतिम बजट कांग्रेस बता रही है। देखिए, बजट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ऐसा चर्चा करना नहीं चाहता था, पर जब इन्होंने जितनी बातें कही तो मैं कुछ पीछे ले जाता हूँ इनको। 71 में इंदिरा जी ने ये कहा था, या तो मैं रहूँगी या गरीबी रहेगी, और गरीबी हटाऊंगी, उसके ऊपर चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में क्या हुआ गरीबों का और क्या हालत हुई, आते ही तुरंत उन्होंने दुनिया भर के टैक्स बढ़ा दिए, सिगरेट पे, ये पे। मुझे याद है कि 1 रुपया किलो, 1 रुपये में सिगरेट पे बढ़ाने पे टैक्स आपको दिक्कत हो रही है? सुनो सही, 1 रुपये किलो चीनी मिलती थी तो 1 रुपया 10 पैसे या 15 पैसे हो गई थी। गुड़ जो है 80 पैसे किलो मिलता था तो 1 रुपये हो गया था। तो उस पर लोगों को बड़ा भारी दिक्कत होती थी। मतलब 71 में जो गरीबी हटाने की बात करके चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, उसका क्या हर्ष हुआ। फिर मनमोहन सिंह जी आए अपने नरसिंह राव जी की सरकार में, और उन्होंने कहा था हम आते ही 100 दिन के अंदर वो जो है महंगाई हटा देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। और बनने के बाद में जब उनको कहा साहब 100 दिन पूरे हो रहे हैं, महंगाई का क्या होगा, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस का इतिहास जो रहा है वो सब जानते हैं, और उसी का परिणाम है आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है। तो इसलिए इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो आपने आंकड़े दिए ना कि भाई ये 80% हो गया है, 80% कोई भी आदमी लोन नहीं देता है, वो केवल 40% से नीचे चल रहा है अभी भी। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी लोन नहीं देता है। ये ऐसा नहीं होता है। IMF और ये सारा स्टेट हिल जाता। बार बार में जब स्टेट्स को बार में हम कहते हैं कि भाई ये मुफ्त की स्कीम चला करके लोन ले करके मत कराओ, अपने रिसोर्सेज से करो, तो तभी कहते हैं कि अगर मान लो सारा एक स्टेट के ऊपर सारे स्टेट अलग लोन बढ़ जाएगा, तो IMF में जाकर के जो उसका जो मॉनेटरी फंड का जो कैलकुलेशन आता है, वो उसके कारण से कभी आपका टोटल लोन इतना है देश भर का। और प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे थे इसी पर। वहाँ तो देश भर का आता है, तो इसलिए उसमें उसके ब्याज की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो ब्याज की परसेंट आधा % या 10 पैसा भी बढ़ती है तो पूरे देश भर के बजट में कितना फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये जो आंकड़े आपने दिए वो तो जैसा भी होगा देख लें, लेकिन कुल मिलाकर के आप जो कह रहे हैं ना कि भाई ये अंतरिम बजट नहीं, अंतिम बजट है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देश की जनता तय करेगी। आप और हम तय नहीं कर सकते यहाँ बैठ करके टीवी के ऊपर। बस नहीं, अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं कि IMF ने बोला है, ये मेरा आंकड़ा नहीं, IMF ने बोला है कि हिंदुस्तान की GDP का जो 81% है वहाँ तक लोन ले चुके हैं। और 55 साल आप बोल रहे थे ना, 71, मैं बताया तो 55 साल में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था हिंदुस्तान पे, और आज कितना हो गया?
205 लाख करोड़ रुपए का। 2 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से ले लिए, 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी और पेट्रोल डीजल पे जो लूट है उससे कमा लिए, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर लिया। फिर भी आप देखिए कि किस तरीके की अर्थव्यवस्था चल रही है। आप बताइए, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल गर्त में चल रही। 17 लाख करोड़ रुपए का आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा है। चलिए, लेकिन कौन सी वाहवाही कर रही है? प्रतीक जी, 80 लाख लोगों को 10 सेकंड प्रतीक जी, एक बात आपने कही कि अंतरिम बजट नहीं, अंतिम बजट है, सरकार भी समझ गई है कि वो जाने वाली है, तो विपक्ष आ जाएगा या कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? क्यों जाएगी जनता साथ में? चलिए, अगर इसी पर आते हैं, रिएक्शन इस पर। मैं इस पे भी दूंगा। मैं 10 सेकंड में अपनी पुरानी बात खत्म कर लूं कि जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, उस देश में ये 2 भारत बनाने की बातें कर रहे हैं। हमारे देश की 5% जनसंख्या के पास 50% जनसंख्या के पास सिर्फ 5% का पैसा है। नहीं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और 3% लोगों के पास में 60% संपत्ति है। तो ये 2 भारत जो आर्थिक विषमता है ना, वो बढ़ रही है। अब आपका सवाल ये था कि विपक्ष कैसे आएगा, तो जो इनकी नाकामियां हैं, जो 2014 के अंदर और 2019 के अंदर जो वादे किए थे, इन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए गए। 2014 के अंदर वादा किया गया था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, वो नहीं आए। इन्होंने वादा किया था कि काला धन विदेश से वापस लाएंगे, और एक एसआईटी भी बनाई थी। 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने की बात हुई थी। आज 2024 हो गया, विदेशों में काला धन 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है, बेरोजगारों की और बात कर देता हूँ, बेरोजगारों की। इसलिए विपक्ष के साथ जाएगा, आपने कहा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। 10 सेकंड मेरे सभी गेस्ट बैठे, मैं सभी से एक रिएक्शन जरूर इस पर चाहूंगी, लेकिन आपकी बात का ही जवाब योगेश जी आपसे चाहेंगे। देखिए, ये बात सही है कि आंकड़ों का जो मायाजाल है, इस पर आज नहीं बरसों से राजनीति हो रही है, लेकिन देश की राजनीति भावना प्रधान रही है। अब भावनाओं को कौन जीत सकता है, वो अगले लोकसभा चुनाव में देश के तख्त पर बैठ जाएगा। यानी मुद्दा नहीं, अब भावनाएं ही यहाँ पर चुनाव लड़ाएंगी भी और जिताएंगी भी। टैक्स कलेक्शन टोटल मिलाकर के कांग्रेस के टाइम में विमल जी बैठे हैं, 14 लाख 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास से रहता था, आज उससे डबल हो गया है, यानी 30 लाख करोड़ रुपए के ऊपर आ गया है। छोड़ो अभी इसमें 10 सेकंड में जवाब देता हूं। नहीं, 10 सेकंड में इनका विमल जी, क्योंकि एक फाइनल रिएक्शन आप सभी का जरूर चाहेंगे। विमल जी, जहाँ तक आंकड़ों की बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, और आम जनता को टैक्स को लेकर के जो कुछ समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं का फिलहाल समाधान नहीं हुआ है। यदि जीएसटी की बात करें, जीएसटी को लेकर बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन फिर भी कई संशोधन होने अभी भी बाकी है। वो एक अलग मुद्दा है। चूंकि हम अंतरिम बजट पे बात कर रहे हैं, इसलिए अंतरिम बजट की बात करें तो इसमें टैक्स को लेकर के किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से ये जरूर कहा है कि आयकर विभाग का जो कार्यकलाप है और आयकर की जो रिटर्न्स की प्रोसेसिंग वगैरह है, लोगों को जो रिफंड मिल रहा है, उसके अंदर संतोषजनक स्थिति है। इसके बारे में मेरे से ज़्यादा बेहतर जवाब ओपी अग्रवाल साहब दे सकते हैं, शंकर जी आप भी दे सकते हैं। ओपी अग्रवाल, लेकिन जो स्थिति है वो बड़ी साफ है। वैट जब हमने लागू किया था, आप भी थे हमारे साथ में, वैट जब लागू किया था उस वक्त 136 या 146 मुझे याद नहीं है, इतने अमेंडमेंट किए थे। वो तो कोई भी नया एक्ट बनता है तो धीरे धीरे। ओपी अग्रवाल जी, 10 सेकंड लूंगा मैं, 10 सेकंड लूंगा आपके। मैं 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। ये कह रहे थे कि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया क्योंकि पहले सेंटर टैक्स अलग कलेक्ट करता था और स्टेट अलग करता था। अब जीएसटी एक साथ हो रहा है, इसलिए इनको आंकड़े दिख रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये दावा किताबी है सिर्फ। ओपी अग्रवाल जी, देखिए, चीज़ें पॉलिटिक्स की तरफ जा रही होंगी शायद, संभवतः। मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि टैक्स की जो बायोंसी है वो इम्प्रूव हुई है, टैक्स का नेट भी इम्प्रूव हुआ है, टैक्स की कलेक्शन में, टैक्स की इम्प्लीकेशंस में, कंप्लायंसेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने बड़े देश में इतने सारे चीज़ों पर हो ही जाती हैं। जो बातें करी गई हैं आज बजट में, मैडम ने भी दोबारा, FM मैडम ने भी कहा कि भाई जवान, किसान, अनुसंधान, विज्ञान, अब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट बना हुआ है। इस पर बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। लोन्स वगैरह जो बढ़ गए हैं देश पर, तो सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि गुड़गांव से दौसा आने तक आपको 1.5 घंटा लगता है, किसी ज़माने में वो 3-3.25 घंटे लग जाते थे। तो डेवलपमेंट हमारा ठीक ठाक से हो रहा है। टैक्स के अमाउंट का एप्लीकेशन मैं समझता हूँ कि सरकार सोच समझ कर करेगी हमेशा, और जो टैक्स का कलेक्शन किया जा रहा है उसका अगर देश की प्रगति में उपयोग होता है तो बहुत ही ठीक सी बात रहेगी। जी जी बिल्कुल। सुनील जी, कुल मिला के पिछले 15 साल में देखा गया है कि टैक्स की सरलीकरण की तो बढ़ा है, लेकिन पिछले 10 साल में विशेष तौर से ऑनलाइन सिस्टम होने से
काफ़ी जनता को राहत मिल रही है। और आज FM मैडम ने ये भी कहा है कि एवरेज 10 दिन में रिटर्न भरने के 10 दिन में एवरेज रिफंड अगले के खाते में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। मतलब आज आपने रिटर्न भरी, कई बार तो मैंने देखा है कि रिटर्न इधर से भरी और किसी का फोन आ रहा साहब अभी रिटर्न भरवाई थी, मेरे को 2 घंटे मेरे खाते में रिफंड आ गया। तो बहुत बड़ा सरलीकरण है, ये ऑनलाइन होने से काफ़ी कुछ हुआ है। एक इसमें यह बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान दिया गया कि कोई भी स्टार्टअप करता है, पहले 24 तक इनको था भाई एग्जाम्शन, अब उसको 25 तक एग्जाम्शन किया गया है। तो इस तरह से सारा कुछ करके आगे सरलीकरण की जनता की तरफ ध्यान दिया गया। टैक्स ले रहे हैं लेकिन जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ध्यान दे रहे हैं। और जनता अगर जो सम्मानीय हमारा नागरिक है, टैक्स पेयर है, उनका पूरा का पूरा सम्मान हो। प्रोसीजर इजी हो गया है, आम जन को ये जो प्रक्रिया है वो राहत देने वाली होगी ये डिजिटाइजेशन होने के बाद। पंकज जी बिल्कुल एक कमेंट इस पर जरूर चाहिए। हाँ। ये जो बात बिल्कुल सही है कि IT का युग है, इसमें जो टैक्सेशन है या टैक्स जमा कराने का जो प्रोसेस है या रिफंड का प्रोसेस है सरल हुआ है। और जहाँ तक जो अभी प्रतीक जी कह रहे थे और शंकर जी भी कह रहे थे, जो कर्ज वाला विषय है ये कोई भी पार्टी सत्ता में हो और कोई भी शासन हो, चाहे स्टेट का हो चाहे केंद्र का हो, बिना कर्ज के नहीं चल सकता। आज भी ये कड़वा सच है कि अगर केंद्र के पास पैसा आता है तो अगर 1 रुपया आता है तो उसमें से 34 पैसा जो है वो कर्ज के मार्फत आता है, कर्ज लेना पड़ता है केंद्र सरकार को, और उसमें से 20 पैसा उसको उसकी किस्त और ब्याज चुकाने में दिया जाता है। तो ये कर्ज बढ़ रहा है। ये तो एक तरीके से मानिए दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस BJP जब भी शासन में आती है एक दूसरे पे आरोप लगाती है। विशेष बात यह है कि वो पैसा कहाँ उपयोग में आ रहा है। तो ये जो बजट अब इन पिछले सालों में आए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिली है, ढांचागत विकास पे इस पैसे को खर्च किया जा रहा है जो आने वाले समय में आपको रिटर्न देगा। जैसा शंकर जी अभी बता रहे थे, CA भी हैं, ज़्यादा जानते हैं कि ये पैसा आपको रिटर्न देगा। देश का जो अगर ढांचागत विकास होगा तो उसकी जो विकास है उसको गति मिलेगी। तो कोई भी विकसित राष्ट्र होगा बिना कर्ज के नहीं चल सकता। और ओवरऑल आप जो इस अंतरिम बजट के ऊपर आप बात करना अपन चाह रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा है ये बजट नहीं है, सिर्फ अंतरिम बजट है। और जो 3 महीने का जो खर्चा है सरकार का वो संसद से सरकार ने पास करवाया। चलिए बिल्कुल ठीक है पंकज जी आपने। निर्मल जी एक फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता, देश के चश्मे का नंबर बदल गया है। अब जो देखने के तरीके हैं वो बदल चुके हैं। अभी तक क्या होता था कि हम राज्यों की स्थिति ये थी कि हर बार अपना खर्च चलाने के लिए केंद्र की तरफ ज़्यादा ताका झांकी करते थे, उस पर निर्भर रहते थे। मोदी का विजन यही है साफ तौर पर कि वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं उनको अपने युवाओं से वापस जोड़ना चाहते हैं कि स्थानीय युवा ना तो वहाँ से पलायन करे, अपना जो उसके शैक्षिक उन्नयन है उसको उसी में काम मिले। उन्नत खेती की बात करते हैं तो वापस वहीं जोड़ने की बात की। छोटे छोटे प्रोजेक्ट, हस्तशिल्प के प्रोजेक्ट हों, छोटे छोटे हथकरघा के प्रोजेक्ट हों, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हों, उनके जरिए ही वो उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि ताकि युवा रोजगार से जुड़े, हर हाथ के पास काम हो। तो निश्चित तौर पर देखिए मोदी हैं जो बहुत बड़ा एक साहसिक निर्णय ले सकते हैं। आज देश का अंतरिम बजट है और आज ही जो व्यावसायिक सिलेंडर की बात करें तो उसमें 13 रुपये 50 पैसे की वृद्धि कर दी गई। योगेश ने बहुत अच्छी बात कही कि देश की राजनीति भावनात्मक तरीके से चलती है, बहुत भावनात्मक राजनीति के तौर पर उसको देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये एक अपना अपना विजन है कि अब युवाओं को, स्थानीय युवाओं को अपने उत्पादों से जोड़ना, अपने अपने उत्पादों को उनको सामने लेकर के आना, उनको सशक्त बनाने की कोशिश करना। इसीलिए यही कारण था कि 13.5 रुपये व्यावसायिक सिलेंडर की दर बढ़ जाती है, उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा तक नहीं होती। लोग अंतरिम बजट की तरफ जरूर देख रहे थे कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया क्योंकि अंतरिम बजट ही था। तो निश्चित तौर पर देश के चश्मे का नंबर इस मायने में बदला है कि युवा अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा है, अपनी खेती से, अपने क्षेत्र से, अपने गांव से जुड़ने की कोशिश करने लगा है, उससे उसी को अपना रोजगार का वही माध्यम बना करके अपनी जो उसकी जो शैक्षिक जो उसके उन्नयन है उसको वहीं उपयोग करने लगा है। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए अंतरिम बजट यहाँ पर पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और ये भी तय है देखिए महंगाई, बेरोजगारी, तमाम अहम मुद्दे, लेकिन क्योंकि अंतरिम बजट है कुछ बड़ी घोषणा नहीं हो सकती थी इसलिए नहीं की गई। लेकिन इंतजार जरूर देश की जनता को है कि जब चुनाव संपन्न होंगे, नई सरकार बनेगी, उसके बाद जब पूर्णकालिक बजट आएगा तो बहुत कुछ हो, जो उम्मीदें हैं वो पूरी यहाँ पर हो। लेकिन सबसे अहम है कि जो 4 स्तंभों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, महिला, युवा, किसान, गरीब, बात इनकी की गई है। इनको लेकर लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया गया है। बहुत कुछ है जो आगामी सालों में किए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, हेल्थ के सेक्टर में क्या करना है, एजुकेशन सेक्टर में क्या करना है, रेल में किस तरह से और ज्यादा उन्नति करना है, तमाम अहम बातें। घोषणाएं जरूर नहीं हुई है लेकिन जिक्र इनका किया गया, और जिक्र साफ तौर पर किया गया पिछले 10 सालों का जो काम किए गए, जो उपलब्धि गिनाई गई है। वो दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव है, उसके बाद क्या तस्वीर बदलेगी या और ज्यादा मजबूत होती है। बहरहाल देश की जनता है, आम नागरिक है, उसे अपनी राहत से जुड़े हुए जो सवाल हैं या उसे जवाब है उससे ज्यादा उम्मीदें रहती है, और ऐसे में उम्मीद कायम है। पूर्णकालिक बजट का भी इंतजार है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।